For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ वाले पोर्शन को पढ़ना स्टार्ट किया था। बहुत सारी चीज इसमें हमने पढ़ा भी और इसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो पोर्शन हमारा है, इस पोर्शन को बनाए जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद, और वो है इंप्लॉय और इंप्लॉयर के बीच में रिलेशन को क्या किया जाए, अच्छा किया जाए, उनके बीच में हार्मोनी रहे, इंप्लॉय को जो है वो सही समय पे और सही अमाउंट में और सही ह्यूमन कंडीशन में काम कराया जाए, और इंप्लॉय भी इस बात को लेकर के ज्यादा चौड़ा और चौधरी ना बने, वो भी जो है वो इंप्लॉयर को अपना वो सर्विसेज प्रोवाइड करे जिसके लिए उसे क्या किया गया है, हायर किया गया है। अनरीजनेबल तरीके से वो भी इंप्लॉयर को भी परेशान ना करे, यही बेसिकली पर्पस है। इसी में हम लोग आज जिस चीज को देखने जा रहे हैं उसका नाम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एज यूजुअल पहले पूरे बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपने देखा है कि कहीं कोई भी हम रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, सीएस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको बताया सीएस सीएस सीए में बहुत आसान सा कोर्स है। इसीलिए बार बार बोलता हूं, आप फिर मत बोलिएगा सर ऐसे बार बार क्यों बोलते हो, बन गए हो इसीलिए बोल रहे हो। बन गया हूं इसीलिए कह रहा हूं कि जो एक बार युद्ध लड़ा है वही तो बता सकता है कि लड़ना आसान था या मुश्किल। जो नहीं लड़ा है वो तो कुछ भी कह सकता है, मुश्किल भी कह सकता है और आसान भी। तो पहले खुद लड़ा है, फिर कितनी लड़ाइयां करवा चुका हूं, लड़ाई लड़वाने में मैं माहिर हूं, तो कितनी करवा चुका हूं, इसीलिए आपको बता रहा हूं कि बहुत ही आसान सा कोर्स है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस अगर इसके पूरे कहानी को समझ लिया तो उसके बाद चीज आसान है, और वो समझा हुआ नहीं रहा तो उसके बाद रिवीजन भी करने के लिए जाएंगे तो भी आपको जो है वो दिक्कत लगेगा। थैंक यू। तो अगर जो है वो चीज समझा हुआ रहा तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो पहले जरा समझिए ये है क्या। हम लोगों ने ग्रेच्युटी के बारे में पढ़ा था, बोनस एक्ट के बारे में कुछ बात हमने की थी। आपने देखा था कि ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ जो है ये कहता है कि सही अमाउंट में, सही समय पे, सही कंडीशन, यही सब बात करता है। साथ साथ ये भी कहता है कि रामदीन, रामखिलावन, बंसी, बिरजू हरिया, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अपने बारे में सोचने की उतनी ज्यादा समझ नहीं है। अपने बारे में क्या, किसी के बारे में नहीं, क्योंकि इसके समझ का दायरा ही उतना है। फिर इस चीज को लेकर के ऑफेंसिव नहीं होना है कि सर ऐसा कैसे बोल दिया। मैंने इसीलिए बोला कि हर आदमी का समझदारी का लेवल अलग अलग है या नहीं। आप अपने घर में ही देखेंगे तो अपने ही दो भाई बहन के बीच में आप देखेंगे कि किसी का समझदारी का लेवल कुछ और होता है, किसी का समझदारी का लेवल कुछ और। अपने ही रिलेटिव में, चाचा मामा में से ही देखेंगे कि कुछ आपको बहुत ही डिसेंट समझदार ऐसे दिखेंगे, कुछ जो है वो अजीब हिलते डुलते दिखेंगे। ठीक वैसे ही हमारा इन्हीं चीजों से तो रामदीन, रामखिलावन भी है। कहा इनको उतनी समझ नहीं है अपने भविष्य के सेविंग को लेकर के, कल के डेट में रिटायर हो जाएंगे तब। ये तो बस आज में ही जीते हैं। आज में ही जीने का मतलब है रे, ये वो रियल मोटिवेटर हैं जो बेसिकली कहते हैं जो है यहाँ जी भर जियो, कल ये समा फिर हो ना हो। तो ये जो है वो कहते हैं ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। शाम हुआ, शाम तक काम किया, शाम जैसे ही ढला उसके बाद बैठे चार यार, और जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। निकाला वो छोटा छोटा पौआ और उसमें चखना, और वो चखने दे मखना वे, और फिर उसके बाद जो है वो झूम बराबर झूम शराबी करते हुए जो है वो निकल पड़े किसी नाले में घुलते हुए। बबलू आकर के खींच रहा है, साथ में जो है गुड्डू भी खींच रहा है, भैया मुझसे नहीं हो रहा है, तू पैर खींच, मैं हाथ खींच रहा हूं। और उसके बाद जो है राम दुलारी आई, एक जोरदार डंडा मारी, हाँ तो मुझे कुछ बोलेगी, और तब वो उठा और फिर लेकर के गया। कहा जो ऐसे स्थिति में है वो अपने फ्यूचर के बारे में कैसे सोच पाएंगे। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए जो है वो लॉ बना और कहा गया कि रामदीन, रामखिलावन, बंसी, बिरजू हरिया, ये वो लोग हैं जिनका जो है वो सैलरी कम है, इसीलिए मैं इनकी बात कर रहा हूं। इन लोगों को आने वाले समय में अगर कल को बीमार पड़ जाए, पड़ेंगे ही। एक तो खाना जो है वो न्यूट्रियस चीज कम मिलता है, दूसरा जो है वो झूम बराबर झूम पौआ, देसी वाला। जहरीली शराब पी के कितने की मौत अक्सर सुनते होंगे, और ये वही वाला, यही तो टारगेट होते हैं, क्योंकि इनके बारे में जब तक मीडिया है तब तक है, उसके बाद कौन सुन रहा है। तो यहां जो है वो कहा गया कि इनको अगर ये बीमार पड़े या इनके घर में जो लोग हैं वो बीमार पड़े, राम दुलारी बीमार पड़े, रामदीन तो बोलेंगे ले एक घुट मार ले ठीक हो जाएगी। तो पता चला कि ये सारे गम का इलाज तो ये वही समझते हैं, खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी। बबलू और वो भी रोता रहेगा, क्या क्या कर रहा है, पिला दे 2 घुट में बोल रहा हूं ठीक हो जाएगा।
कहने का मतलब यह है कि अगर वो लोग बीमार पड़े, कल को उन्हें स्कूल जाना रहा या और किसी भी तरह का जो है वो रिक्वायरमेंट अगर आया, तो वैसे केस में इन रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करेगा? रामदीन के पास जो पैसा है वो तो आज का पैसा आज ही खत्म है, जो है समा जी भर जियो, फिर कल हो ना हो, सही में इनके लिए कल नहीं होगा अगर कोई ऐसा मुश्किल आ गया तो। इन्हीं चीज को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट ने कहा कि रामदीन के पैसे से ही, ध्यान से सुनिएगा, रामदीन के पैसे से ही कुछ पैसे क्या किए जाएंगे, डिडक्ट किए जाएंगे, और कुछ पैसे डिडक्ट करके क्या किए जाएंगे, एक खास अकाउंट में जमा किया जाएगा। कुछ आपको प्रोविडेंट फंड याद है? जब आप प्रोविडेंट फंड पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से इनके ही अमाउंट से 10% इन जनरल डिडक्ट कर लिया गया और 10% फिर किसने दे दिया? एम्प्लॉयर ने दिया। लेकिन इनसे भी डिडक्ट किया गया या नहीं? कोई चॉइस दिया गया या जबरदस्ती किया गया? जबरदस्ती। और जबरदस्ती करके लुटाया जा रहा है या इनके लिए ही रखा जा रहा है? लेकिन इनको भी कब निकालना है वो भी आपने देखा था कि किस जरूरत में निकालेंगे। वरना आज इनको मन हुआ कि आज इंग्लिश वाला पीना है तो पता चला उसके लिए पीएफ से पैसे निकाल लिए। तो क्या इंग्लिश वाला बॉटली के लिए मिलेगा पीएफ से पैसा? नहीं। ठीक वैसे ही कहा गया कि इनका पेंशन के लिए भी इंतजाम किया गया या नहीं किया गया? मर मुड़ जाते हैं उसके लिए भी। ठीक वैसे यहां पे एक एक्स्ट्रा प्रोविजन किया गया एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के जरिए। कहा गया कि इस बार एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मिलकर के एम्प्लॉय के हेल्थ और कुछ और फैसिलिटीज को एश्योर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को पैसा जमा करेंगे। यानी कि हम और आप अगर बीमार पड़ते हैं, मैंने भी जैसे मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50 लाख का है तो मैं 50 लाख थोड़ा ना देता हूं। अगर 50 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस है तो मान लीजिए कि पूरे साल में अगर मैंने 40,000 दिया, लेकिन मैं एंटाइटल हूं कि अगर मैं या मेरे फैमिली मेंबर में से कोई बीमार पड़े तो 50 लाख तक का हॉस्पिटल का बिल कौन देंगे? इंश्योरेंस कंपनी देंगी। तो ऐसे ही जो है इन्होंने कहा कि अगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर थोप देंगे तो वो तो खुद दिवालिया हो जाएगा। तो कहा कि कुछ पैसे खुद दे देंगे और कुछ पैसे किससे ले लेंगे? कुछ पैसे खुद यानी एम्प्लॉयर देगा और कुछ पैसे एम्प्लॉय से लेंगे, और वो हो गया प्रीमियम। जो प्रीमियम हर महीने कहां जमा करते रहेंगे? इंश्योरेंस कंपनी को, और बोल देंगे कि देखिए भाई ये पैसा किस किस चीज के, उसी अकॉर्डिंग प्रीमियम तय होता है कि अगर जो है ये डिसेबल हो गया, पार्टली डिसेबल हुआ, टेम्पोरली हुआ, फुल्ली हुआ तो इतने पैसे। अगर ये मरमुड़ गया तो इसके फ्यूनरल के लिए इतने पैसे। अगर जो है वो राम दुलारी को मैटरनिटी बेनिफिट देना है तो उसके लिए इतने पैसे। अगर जो है वो चुन्नू मुन्नू बबलू अगर इनके जो है वो पढ़ाई के लिए देना है तो इनके लिए डिपेंडेंट बेनिफिट इतने पैसे। इनके मदर फादर है जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, बहन है, विडोड है, वो डिपेंडेंट है, कहा कि डिपेंडेंट के बेनिफिट के लिए इतने पैसे। ऐसे कर करके इन्होंने जो है वो इस एक्ट के जरिए इनको कुछ क्या प्रोवाइड किया? बेनिफिट्स। लेकिन वो बेनिफिट्स आपको पता है हर बेनिफिट्स क्या मांगता है? पैसा। बेनिफिट्स का मतलब ये किसी ने मेडिकल बेनिफिट कैसे मिलेगा? तथास्तु ठीक हो जा? नहीं। इसका मतलब जहां इलाज कराएगा वहां पैसे लगेंगे। बोला गया कि इतना अमाउंट तक का पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी है आप रिलीज करेंगे। इतना परसेंट में, हमेशा वो उसके वेजेस के क्या रहेगा? परसेंटेज में रहेगा, क्योंकि लेंगे भी वेजेस के परसेंटेज में। अगर रामदीन का ज्यादा है तो अगर 1% लिया तो रामदीन से ज्यादा, तो उसको मिलना भी क्या चाहिए? ज्यादा। अगर हरिया का कम है तो लेंगे भी परसेंटेज में कि भाई आपके वेजेस का इतना परसेंट, और देखेंगे वेजेज में क्या क्या शामिल करेंगे और परसेंटेज कितना रहेगा, और आपको देंगे भी तो आपके वेजेस का इतना परसेंट देंगे। अगर आप डिसेबल हो गए, फुल्ली डिसेबल हो गए तो इतना परसेंट आपके वेजेस का देते रहेंगे। पार्टली हुए, इस तरह का बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। और उसी के लिए ये एक्ट बनाया है। और इसी के लिए कहा कि अगर कल के डेट में इसको लेकर के कहीं कोई इशू हुआ, इन्होंने जमा नहीं किया या एम्प्लॉयर से जो है वो पैसे जो है वो डिडक्ट नहीं किए, कहा कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? कहा अगर ऐसा होगा तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में जो है हम जो है वो रूल बनाए हुए हैं, अलग से कोर्ट बनाए हुए, ताकि तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख वाली नौबत ना आए, फटाफट फैसला हो सके और उसके बाद हम इसमें पेनल्टी देखेंगे। क्लियर है? तो अब सबसे पहला चीज जो हम लोग देखते हैं वो क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव। तो जरा आप ऑब्जेक्टिव देखिए कि इस ऑब्जेक्टिव में क्या मेंशन है। चलिए, हमने बात की थी ईएसआई एक्ट की। कहा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कहता है रामदीन, रामखिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया जो भी इंप्लॉय है उन इंप्लॉय को कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। और कहा यह बेनिफिट किस किस तरह का है? कहा कि अगर कहीं भी किसी भी तरह से वो बीमार हो गया,
या कोई एम्प्लॉयमेंट क्या आ गई, इंजरी आ गई, या उसके डिपेंडेंट को किसी तरह की मदद चाहिए, या उसके बच्चों को किसी तरह का मदद चाहिए, तो कहा उन सारे चीजों के लिए हमने इस एक्ट को बनाया। ये एक्ट आपका जो है वो इस डेट को आया है। बताइए इसका क्या रेलिवेंसी है, अगर एमसीक्यू ना रहे तो। और सही में कोशिश मत कीजिएगा इसको रेक्टिफाई करने का, क्योंकि मैं बताऊं जितने भी डेट हैं ये डेट इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि ये एक याद रखने में कम से कम 10 प्रोविजन निकल जाता है। लेकिन फिर भी लिख दिया कि कहीं भूले बिखरे, कहीं याद रह गया तो रह गया। वैसे लेस चांसेस है कि हम लोग ऐसी दुष्टता करेंगे, लेकिन कुछ कांपते हाथ भी हैं। कांपते हाथ हम लोग कहते हैं बूढ़े व्यक्ति को जो वो क्वेश्चन सेट करते हैं। 12 लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, 12 पीपल, और उसके बाद होती है लॉटरी। हमें भी नहीं पता हमारा वाला पिक होगा या किसका पिक होगा। तो अगर किन्हीं को लगता है जल्दी क्वेश्चन सेट करो और क्या करो, घर जाओ, घर भी तो जाना है, आपके लिए ना एग्जाम है, उनके लिए तो एक काम है, काम करेंगे और क्या करेंगे, घर जाएंगे। तो अगर उन्हें यही सब पसंद आ गया, आसान होता है ना ये सेट करना, तो फटाक से कर दिया। तो इसीलिए बस इसको ध्यान रखेंगे। कहा ये एक्ट अप्लीकेबल जो है वो कहां कहां है। कहा कि सबसे पहला चीज क्या लिखा हुआ है, और नॉन सीजनल फैक्ट्री कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। दो बात हो गया, एक तो नॉन सीजनल और दूसरा कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा का मतलब होगा मिनिमम कितने, मिनिमम जो है वो 10। इट इज एप्लीकेबल टू, इसके बाद भी और भी जगह। एक तो नॉन सीजनल क्या हो गया, फैक्ट्री, इसका मतलब सारे फैक्ट्री नहीं, कौन से फैक्ट्री, और काम करने वालों की संख्या। अब अगर मान लीजिए कि कहीं भी किसी भी जगह पे 15 लोग काम कर रहे हैं और वहां पे पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्या ये फैक्ट्री कहलाएगा, जल्दी बोलिए, वो जोर से मैं मुक्का मारूंगा, फैक्ट्री कहलाएगा या नहीं पहले इसका, क्योंकि फैक्ट्री कहलाने के लिए फैक्ट्री एक्ट में जाना पड़ेगा। तो क्या वो फैक्ट्री कहलाएगा, 15 लोग काम कर रहे हैं और पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कितने लोग होना चाहिए, 20 लोग होना चाहिए। लेकिन उस जगह पे ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं, ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर 10 या उससे ज्यादा है तो क्या होगा, एप्लीकेबल। क्लियर है ये बात। एक आध जगह और हम लोग बात कर चुके जहां पे हमने कहा था कि 10 लोग हैं और पावर का इस्तेमाल हो रहा, वो फैक्ट्री हुआ या नहीं। लेकिन याद है लिखा हुआ था फैक्ट्री वेयर 20 और, तो इसीलिए इन जगहों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जहां पे वो 20 और जहां ये 10 है, ये दोनों खतरनाक है, क्योंकि ये दोनों क्या कर सकता है, कंफ्यूजन। ये सिंपल फैक्ट्री नहीं का फैक्ट्री, और अगर 10 भी है तो भी क्या मान लेंगे इस एक्ट के लिए फैक्ट्री, और वहां पे 20 अगर नहीं है और पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो भी फैक्ट्री नहीं मानेंगे। अब इसके अलावा कहा जितने भी और दुकान, खाने की जगह हो गए, सिनेमा या और कोई भी जगह, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट, मतलब जितने भी तरह का चीज आप सुन सकते हैं, कितना होना चाहिए, मिनिमम 20 पीपल होना चाहिए। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू प्राइवेट मेडिकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मुझे एक चीज बताइए, किसी को छोड़ा, नो, बस प्राइवेट मेडिकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या कह दिया, सर्टेन स्टेट एंड, अदरवाइज ये पूरे के पूरे जो है वो देश में एप्लीकेबल है। सिर्फ जो है वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज के लिए बोला जहां पे सीजी ने क्या किया है, नोटिफाई किया हुआ है। तो इसका मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी ऑलमोस्ट हर जगह हो गई, फैक्ट्री में हो गया, दुकान में हो गया, सिनेमा घर में हो गया, ईटिंग प्लेस पे हो गया, जहां पे काम कर रहे होते हैं, हर जगह नंबर आपका दिया हुआ है। कहा ठीक है। किसी को एग्जम्प्ट भी किया है, तो कहा हाँ ये एक्ट आपका जो है वो एग्जम्प्ट है। किस जगह, अभी तुमने देखा था कि पहला वो नॉन सीजनल होना चाहिए और कितने लोग होने चाहिए। अगर कोई सीजनल फैक्ट्री और वहां पे जो है वो 15 लोग काम कर रहे हैं तो भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन होना चाहिए, पहला वो क्या होना चाहिए और दूसरा, ठीक है। कहा फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ होम, कहा कि जब गवर्नमेंट इससे बेटर जो फैसिलिटी दे रही है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे मैटरनिटी बेनिफिट हो, चाहे वो डिपेंडेंट्स बेनिफिट हो, चाहे वो आपका जो है वो डिसेबलमेंट के समय का कोई भी बेनिफिट हो, कह रहे इससे बेहतर दे रहा है, तो हमारा इरादा आपको अपग्रेड करने का है या डाउनग्रेड करने का, अपग्रेड करने का। तो ऐसे केस में कहा कि इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी जब उनको इससे बेहतर फैसिलिटी मिल रहा है। माइंस में ये एप्लीकेबल होगा, क्यों, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी हमने बड़े सारे क्या किए हुए हैं, लॉ बनाए हुए हैं। रेलवे रनिंग शेड में भी नहीं, क्योंकि इसके लिए भी हमने बड़े सारे उनके लिए क्या बनाए हुए हैं, फैसिलिटीज और प्रोविजंस बनाए हुए। कहा ठीक है। अब कहा
कि हमने ये तो देख लिया ये एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल होगा, लेकिन जहां ये एप्लीकेबल होगा क्या वहां के सारे इंप्लॉय के ऊपर होगा? कहा नहीं। पहले तो हमने देखा कहां कहां क्या होगा एप्लीकेबल, अब कह रहे हैं कि कहां तक का वेजेज मिल रहा है? 15,000 पर मंथ। अभी यही ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बोला इसको जो है वो रेक्टिफाई कब करते हैं? एकदम लास्ट में। एकदम लास्ट में जब लास्ट सप्लीमेंट आता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, तब हमेशा डिजिट को दोबारा क्या किया जाता है? क्रॉस चेक किया जाता है। तो ये जो है वो कितने अप टू कितना, क्या कुछ अलग है वहां? कितना एग्जाम्पशन एम्प्लॉय ड्राइंग वेजेस अप टू, हाँ हाँ, ये तो अलग चीज है। ये बच्चे ये कब तक कहां किनके ऊपर वो एग्जाम्पशन होगा कि जिनका इनसे ज्यादा, तो दोनों जगह बात तो रहेगा ही ना कि अगर आपको इससे ज्यादा मिलता है तो आप एग्जाम्प्टेड एम्प्लॉय हुए या नहीं हुए, यानी जिसके ऊपर ये एक्ट क्या होगा? एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आपको कितना वेजेज मिल रहा है, और वैसे भी ध्यान रखिएगा कोई भी ऐसा डिजिट हो तो उसके लिए परेशान नहीं होना। रीजन आपको भी नहीं पता है, एग्जाम तक जो है ये डिजिट जो है वो किस में बदल जाएगा। तो जब लास्ट सप्लीमेंट आता है तो हम लोग दोबारा से इसको क्या करते हैं? हर जगह हर चीज को एक बार करेक्ट किया जाता है, क्योंकि हमारे और आपके कंट्रोल में नहीं है इन चीजों में कोई भी चेंज होना। अब देखिए, अगर 15,000 से ज्यादा मिल रहा है रामदीन को, रामखिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया को, और वो नॉन सीजनल फैक्ट्री में है और वहां 40 लोग भी काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? वहीं पे जो हरिया को 10,000 मिल रहा है, उसके ऊपर होगा एप्लीकेबल? हाँ जी, उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस और एनी वर्क कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट और एनी पार्ट डिपार्टमेंट और ब्रांचेस देयर ऑफ विद परचेज ऑफ, करें किसी भी तरह का क्यों ना हो, अब वो क्या है? इंगेज एज व्हाट, तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। अप्रेंटाइज एक्ट भी पढ़ाऊंगा, लेकिन कौन सा अप्रेंटाइज नहीं होना चाहिए? नॉट बीइंग एन अप्रेंटाइज इंगेज अंडर, पता है आपको क्यों? क्योंकि ये एक्ट आपको पढ़ना है जल्दी, अब यहां आप पहुंचेंगे, बहुत जल्दी जल्दी जगहों पे आप पहुंचेंगे। अब तो कहा कि ये जो अप्रेंटाइज एक्ट है वहां बताऊंगा कि उनको क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या सुविधा मिलती है। तो कहा अगर आप नॉर्मल ट्रेनिंग भी है तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप अप्रेंटाइज एक्ट के तहत गए हुए हैं तो उस केस में आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा? उस एक्ट में दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि इंप्लॉय जो 15,000 तक की सैलरी पाता है, या कोई क्या हो अप्रेंटाइज, बशर्ते वो किस एक्ट के तहत ना आया हो? अप्रेंटाइज एक्ट के तहत ना आया हुआ हो। सच पर्सन इंगेज एंड हुज ट्रेन इज एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑफ टाइम एनीवे। तो यानी कि इंप्लॉय भी हो गया और कौन हो गया? अप्रेंटाइज। कितने तक का सैलरी वाला? बस वो अप्रेंटाइज को छोड़ करके जिसका कैसे रिक्रूटमेंट हुआ है। और अगर आपको ध्यान हो तो ये 50 बार 50 जगह पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अप्रेंटाइज तो होता है, लेकिन जो अप्रेंटाइज एक्ट के अकॉर्डिंग है उसको शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन से जो है वो इंप्लॉय को हम क्या कर रहे हैं? तो एक्सक्लूड कर रहे, जो इंक्लूड नहीं होंगे। तो एक तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जिनका 15,000 से ज्यादा होगा वो क्या हो जाएंगे? वो तो एक्सक्लूडेड ही रहेंगे। लेकिन एनी मेंबर ऑफ द इंडियन नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स, इनको क्यों कर दिया? ये तो देश के लिए इतना कुछ करते हैं, इन्हीं को, हाँ जी, इनके लिए तो अलग से हॉस्पिटल वगैरह बने रहते हैं, जहां पे बाहर से डॉक्टर आकर के क्या करते हैं। अगर आप कभी देखिएगा आर्मी हॉस्पिटल वगैरह, तो समझिए कि पूरा का पूरा एम्स अलग से इनके लिए बना हुआ है, क्योंकि वहां पे इंजरी भी उसी तरह की होती है। उनके ऊपर जो डिपेंडेंट पर्सन है, उनका कितना भी बड़ा ऑपरेशन और कुछ भी क्यों ना हो, विदाउट एनी लिमिट उनका क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट किया जाता है। यहां पे तो आपको बताऊंगा कि लिमिट लग जाएगा। तो अगर इनको हमने ईएसआई एक्ट के तहत रख दिया तो इसका मतलब हमने तो बोल दिया इतने अमाउंट तक ही देंगे, तो आपने फैसिलिटेट नहीं किया बल्कि और क्या कर दिया? उनको डाउनग्रेड कर दिया। एनी पर्सन सो एम्प्लॉयड हुज वेजेस एक्सक्लूडिंग रिम्यूनरेशन और ओवर टाइम एक्सीड वेजेस, यानी 15,000 से क्या हो जा रहा है? ज्यादा। अभी कितना प्रिस्क्राइब किया हुआ है? 15,000। कल के डेट में जितना रहेगा, अगर उससे ज्यादा होता है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, अब आते हैं किस पे? एम्प्लॉयर पे। कहा अगर फैक्ट्री है तो कौन कहलाता है भाई? ओनर ऑफ द फैक्ट्री। या अगर गवर्नमेंट का भी तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, या जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है सारे चीज को क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए। तो कहा कि इनके ऊपर लायबिलिटी आती है। आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट पढ़ा था, यस या नो? पढ़ा था। उसमें याद है आपको कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के जरिए गया हुआ है तो हमने जो है वो कितना नियम बनाया था कि उनको भी जो है वो सारी के सारी फैसिलिटी क्या होनी चाहिए?
मिलनी चाहिए। तो मुझे बताइए, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने किसी को अपॉइंट किया और उसको जो अपॉइंट किया है वो किया हुआ है किसी फैक्ट्री में, अब बताइए उनको जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को देना चाहिए या नहीं, क्योंकि वहां ही हॉस्पिटल है, वहां पे सारी फैसिलिटी, उनके ही स्कूल्स हैं। तो कहा कि बिल्कुल वही देंगे। और वसूलेंगे किससे? कॉन्ट्रैक्टर से, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्टर को सारा कुछ दिया है। कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होगी कि जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट होगा वो कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट क्या होना चाहिए? आना चाहिए। देने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जहां पे वो काम कर रहा है। लेकिन जो इमीडिएट एम्प्लॉयर होगा, इसी को यहां पे डिस्कस किया गया। इमीडिएट एम्प्लॉयर ही कौन हो गया? कॉन्ट्रैक्टर। जिसने आपको काम पे लगाया वो क्या है? इमीडिएट एम्प्लॉयर। जहां जाकर के आप काम कर रहे हो वो क्या हो गया? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। हर्ष ने जो है सबको साथ किया और बोला कि चलो 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 मेले में चलते हैं। सबको फुसला करके बहला करके क्या किए? लेकर के 20 लोगों को चले गए। लेकर के तो ये गए, सब थैंक्स थैंक्स बोले, यार तू तो महान है, तू तो जो है वो इंसान है ही नहीं, तू तो समझ रहे, तो पुरुष है ही नहीं, तू तो महापुरुष है। अब ऐसे कर करके जो है वो ढेर सारे बात बोल बोल के ले गए, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया? काम। लेकिन इन्होंने काम पे कहां लगाया? तो मान लीजिए L&T में जाकर के 20 लोगों को काम पे लगाया, लार्सन एंड टुब्रो में, किसी को किसी और फैक्ट्री में लगाया। तो कहा गया कि वहां के जो ओनर हैं उनको जो है वो पैसे जमा करने होंगे, तभी ना इनको इंश्योरेंस और बाकी सारी फैसिलिटी मिलेगी। कहा कि ये जमा कर देंगे। और वो पैसा कौन देगा? एम्प्लॉय के बदले वाला पैसा कॉन्ट्रैक्टर से लेंगे। क्लियर है? और एम्प्लॉयर वाला भी पैसा किससे लेंगे? कॉन्ट्रैक्टर से लेंगे। यानी कि रामदीन को जितना देना है वो भी वसूली करना रहेगा। और हर्ष लेकर के गए रामदीन को, तो इसीलिए एम्प्लॉयर ये भी हो गए, तो इनसे जो है वो वसूली किया जाएगा। लेकिन कहा गया कि ऐसा ना ये बोले कि मैंने थोड़ा ना काटा, वो तो उसने काटा, इसने काटा, और पता चले इस बेचारे को फायदा ही ना हो। इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया कि पैसे तो जमा होंगे, जिम्मेदारी जो है वो किनकी है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। लेकिन वो वसूल लेंगे इस चीज को किससे? कॉन्ट्रैक्टर के, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने इसी टर्म्स कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लाने के लिए बोला था। चलिए, however he can recover the contribution paid by him from the contractor। ये तुरंत और क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आप अमाउंट पे आएंगे ना कि इसमें कंट्रीब्यूशन कहां से आता है, तब आपको और ये चीज कनेक्ट हो जाएगा। कहा कि यहां पे एक लिस्ट दिया गया है, और लिस्ट ये किसका है? इसका मतलब है इन लोगों को डिपेंडेंट्स के बेनिफिट का सारा बेनिफिट मिलेगा। और इसमें जो लोग शामिल है वो सीधा सीधा समझ लीजिए, मां, बाप, भाई, बहन, अगर जो है वो एज 25 ईयर तक है, बच्चे का उम्र भी अगर 25 ईयर तक है तो ठीक है। लेकिन जिस समय रामदीन की डेथ हो रही थी उस समय तक भी अगर वो उस पर डिपेंडेंट था, तो ऐसे केस में उसको डिपेंडेंट के कैटेगरी में कुछ दिनों तक रखा जाएगा। अगर जो है वो बेटी की शादी हो गई है और वो विडोड हो गई है तो वो भी जो है वो इसमें शामिल होगी। अगर जो है वो बेटा की डेथ हो गई है तो वैसे केस में अगर बहू है यानी डॉटर इन लॉ है तो वो भी क्या होगी? शामिल होगी। चाहे वो सन अपना हो या एडॉप्टेड हो, वो भी इस कैटेगरी में आएंगे। अगर अपने पेरेंट्स नहीं है तो ऐसे केस में जो भी जो है वो वाइफ के साइड के पेरेंट्स है वो भी इस कैटेगरी में क्या होंगे? शामिल होंगे। कहने का मतलब है कि सारे के सारे लोगों को शामिल किया, लेकिन ऑर्डर को देखते हुए। जैसे अगर बेटा नहीं है तो ग्रैंड पेरेंट्स, अगर बेटा जिंदा है तो ग्रैंड पेरेंट्स जो है डिपेंडेंट के कैटेगरी में नहीं आएगा। अब इतने लोगों को डिपेंडेंट के कैटेगरी में क्यों रखा गया? कहा गया कि हमने जब बोला कि डिपेंडेंट्स बेनिफिट, तो इसका मतलब यही लोगों को जो है वो बेनिफिट क्या हो सकता है? मिल सकता है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन है तो उसको हम ये बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि इसमें दो लोग आते हैं, एक का नाम है इमीडिएट एम्प्लॉयर और एक का नाम क्या है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। मुझे बताइए क्या ये चीज हमें पता है? अगर हमें पता है तो जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही रट्टाफिकेशन करके लिखें, हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। द पर्सन हु इज employed by any contractor or by help of any person shall be considered as immediate employer, and that person and the place where he is being employed to do some kind of work, that place is known as principal employer। हो गया। अब इसमें और भी चीज लिखना रहे तो आप कॉन्ट्रैक्टर वाला चीज दिमाग में रखिएगा। द immediate employer is also responsible to fulfill all the facilities which is given under the act। ऐसे करके लिखिए, एक्ट का नाम भूल गए हैं तो। उसके बाद प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के बारे में और लिखना है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के बारे में लिखिए, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज एंड इफ एनी मॉनेटरी एक्सपेंसेस हैज बीन मेड फॉर प्रोवाइडिंग दैट फैसिलिटीज इट शैल बी रिकवर्ड बाय द इमीडिएट
एम्प्लॉयर। देखिए, माइंड को थोड़ा ओपन कीजिए, थोड़ा लगना चाहिए कि सीएस जैसा चीज करने जा रहे हैं। आपको सेंटेंसेस बनाना आना चाहिए। और ये बात जो मैं कह रहा हूं, क्या ये बात आपको अभी तक नहीं बोला गया था? लेकिन ये एक जगह कब निकल के आएगा, एग्जाम में या किसी में पूछा जाएगा, जब आप इसके लिए थोड़ा खुद मेहनत करते हैं। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और इमीडिएट एम्प्लॉयर के बारे में जितने भी सेंटेंस मैंने बोले, कोई पहली बार आज बोला है या ये ऑलरेडी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट में बात किए हैं? और भी बहुत चीज हम बात किए। डिपेंड करता है 3 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो टेबल बना करके लिख सकते हैं। एक तरफ लिख दिया इमीडिएट एम्प्लॉयर और एक तरफ क्या लिख दिया, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। इमीडिएट एम्प्लॉयर इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉइंग अ पर्सन टू एनी प्लेस, और दूसरी तरफ किसको लिख दिया, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, और लिख दिया कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉइंग दैट पर्सन इन हिज प्लेस। ये चीज लिख दिया। इमीडिएट एम्प्लॉयर में लिख देंगे इमीडिएट एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज, और इधर लिख देंगे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का, इफ इमीडिएट एम्प्लॉयर इज नॉट प्रोवाइडिंग दैट फैसिलिटी, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग दैट फैसिलिटीज, एंड इफ एनी मॉनेटरी एक्सपेंसेस मेड फॉर दैट वन, इट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द इमीडिएट एम्प्लॉयर। फिर इस तरफ आ जाएंगे, इमीडिएट एम्प्लॉयर नीड टू पे द वेजेज एज पर द रेलिवेंट एक्ट, इधर लिखेंगे इफ इमीडिएट एम्प्लॉयर इज नॉट प्रोवाइडिंग, द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विल पे एंड रिकवर। कितने सारे चीजें लिखने के लिए, थक जाए आदमी लिखना चाहे तो, और कोई बात भी इरेलीवेंट नहीं होगा और मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनर दिखेगा। तो मैंने जैसे लिख दिया, जरूरी नहीं कि यही लैंग्वेज आप क्या करें, रटोफाई करें, लेकिन मैं इसीलिए कुछ एक पर्टिकुलर जैसा नॉलेज लिखता हूं, इस लैंग्वेज लिखता हूं, ताकि आप सीखें और जानें कि कैसे जो है, क्योंकि आगे ड्राफ्टिंग जैसा चीज भी है, यहां नहीं, कहां पे है, प्रोफेशनल में। तो इसीलिए कुछ कुछ इस तरह के लाइन रहते। तो इमीडिएट एम्प्लॉयर क्लियर है हमारा, जो काम पे ले जाए वो कौन हुआ, जैसे एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर, जहां जाकर के काम करे वो क्या हुआ, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अगर ये बात बस ध्यान रहेगा तो आप इमीडिएट एम्प्लॉयर और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर खुद लिख देंगे। बस इतना याद आ जाना चाहिए कि इमीडिएट एम्प्लॉयर है कॉन्ट्रैक्टर, जहां काम कीजिएगा वो क्या हो गया, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। हाँ जी रोहित बाबू, नहीं सोए हैं रात्रि में? चलिए, अच्छा, अब कह रहे हैं वेजेज। क्यों वेजेज के बारे में? फिर क्योंकि हर एक्ट वेजेज को क्या करता है, थोड़ा, और हम जब भी बात करते हैं तो बोलते हैं ना इतना परसेंट ऑफ वेजेज, या इतना परसेंट ऑफ वेजेज नहीं बोलते हैं, इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन और इतना परसेंट मिलेगा भी। तो दोनों केस में वेजेज पता तो रहे क्या है। तो कह रहे हैं कि मीन्स ऑल रिम्यूनरेशन पेबल इन कैश। अब कैश का मतलब बच्चे यही नहीं होता है कि जो जेब में दिया, मतलब एक ही बात है। बैंक को भी हम क्या बोलते हैं, कैश, यानी काइंड नहीं बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा है, कैश, यानी जो पैसे मिल रहे चाहे अकाउंट में मिले। लेकिन वेजेज इंक्लूड एनी पेमेंट टू एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ ऑथराइज व्हाट, लीव। ये तो हमें हर जगह पता है। अगर हमारा ऑथराइज लीव है, ऑथराइज लीव का मतलब हुआ हमें जो है वो हर सप्ताह में एक छुट्टी मिलती है, हमारा ऐसे करके छुट्टी बना हुआ था और हमने छुट्टी ली, तो उसके जो पैसे होंगे, मिलता है ना आपको लीव इनकैशमेंट का, वो भी आपका क्या हो गया, वेजेज का पार्ट हो गया। लॉकआउट के समय में मिल रहा है, लॉकआउट का मतलब हो गया कि एम्प्लॉयर ने बोला कि कुछ मुश्किल है, हम आपको जो है वो काम अभी नहीं दे सकते। स्ट्राइक, लेकिन बस ये क्या होना चाहिए, सब लीगल होना चाहिए। स्ट्राइक भी लीगल होता है। आप जो है वो नोटिस देकर के, पढ़ाऊंगा आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जब पढ़ाऊंगा, तो अगर आपने नोटिस वगैरह दिया हुआ है, लीगल अगर है, तो उस केस में जो भी आपको पैसा मिले या क्या हो, ले ऑफ हो, इनमें से किसी भी कंडीशन में। ले ऑफ का मतलब हुआ जब जो है वो इनके पास काम नहीं था, उन्होंने बोला आप बैठिए, हम आपको काम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास मटेरियल ऑलरेडी फिनिश गुड्स सरप्लस पड़ा हुआ है। लॉकआउट का मतलब हुआ कोई तोड़फोड़ करना चाहा तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी हम फैक्ट्री में किसी को आने नहीं दे सकते। स्ट्राइक का मतलब हुआ जब आपने कहा हमारी मांगे पूरी करो वरना हम स्ट्राइक पे जाएंगे, और आपकी मांग जायज थी, तोड़फोड़ नहीं आप कर रहे। जैसे बैंक भी स्ट्राइक पे जाती है, नोटिस दे करके जाती है। तो अगर ऐसा है तो उन सबके जो पैसे मिलेंगे वो इसका क्या माना जाएगा, पेमेंट का पार्ट माना जाएगा। लेकिन और भी कह रहे एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग हाउ मच, इसका मतलब है कि कोई और पैसा आपको मिलता है जो कि रेगुलर बेसिस पे मिलता है। ये नहीं जैसे 3 महीने पे मान लीजिए या 6 महीने पे आपको जो है वो शूज के लिए कोई पैसा मिला, तो ये 6 महीने पे मिला तो वो शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको जो है वो हर महीने या हर 2 महीने पे जो है वो आपको कोई अमाउंट मिलता है, और वो अमाउंट आपका हो गया मान लीजिए सॉक्स के लिए, कि सॉक्स बहुत फटता है, कुछ ऐसा काम रहता है, सॉक्स मोजा कह रहे, अगर वो चीज आपको हर महीने मिलता है तो वैसे केस में मास्क मान लीजिए उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। कहा गया कि कोई भी ऐसा चीज, जो चीज हम आपको दे रहे हैं, याद रखिए जिसका ड्यूरेशन 2 महीने से ज्यादा का, जैसे कि हर महीने सैलरी देते हैं,
अगर कोई फैसिलिटी दे रहे हैं, जिस फैसिलिटी के बदले में पैसे दे रहे हैं और ये हम आपको 2 महीने से ज्यादा दिनों पे दे रहे हैं, तो उसको हम वेजेज में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कैश में कोई भी अमाउंट आपको दे रहे हैं, जो फैसिलिटी हम आपको 2 महीने से क्या कर रहे हैं, कम के लिए दे रहे हैं, तो वो इसमें क्या होगा, वो इसमें जो है वो शामिल होगा। वेजेस डज नॉट इंक्लूड, कौन कौन सा चीज इसमें शामिल नहीं होगा, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड और ईएसआई। ईएसआई तो पढ़ ही रहे हैं, यानी कि जो पैसे जो है वो क्या कर रहे हैं, वो आपके तरफ से जमा कर रहे हैं, जो 10-10% जमा करते थे, कहा वो सब इसमें शामिल। अगर आप देखिए तो कहीं भी शामिल नहीं होता था, याद है आपको, किसी भी एक्ट में ये सब जो है आपका शामिल नहीं होता है। एनी ट्रेवलिंग अलायंसेस और वैल्यू ऑफ एनी ट्रेवलिंग कंसेशन, वो भी जो है वो इसका पार्ट नहीं होगा। एनी सम पेड टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस, ये स्पेशल एक्सपेंसेस का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा काम करते हैं जिस काम के लिए खास तरह का आपको जो है वो सिलेंडर लगाना पड़ता है, जैसे आप जहां काम करते हैं वहां ऑक्सीजन बहुत कम रहता है, तो आप जब उस टनल में जाते हैं वेल्डिंग या सोल्डिंग करने के लिए, तो आपको जो है ऑक्सीजन सिलेंडर और ये लगाना पड़ता है, उसमें भी खर्च आते हैं। कहा ये सब चीज आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, तो इसके लिए अगर कुछ दे रहे हैं तो वो भी जो है वो वेजेस का पार्ट, ऑल दो वो शायद हर दिन आपको दे रहे होंगे या जैसे भी दे रहे होंगे। एनी ग्रेच्युटी पेबल ऑन डिस्चार्ज, वो भी किसका पार्ट नहीं होगा, वेजेस का पार्ट नहीं होगा। तो देखिए हमने सबसे पहले देखा कि ये एक्ट जो है वो आपका कहां कहां एप्लीकेबल है। पहला चीज हमने ये देखा कि किस किस जगह एप्लीकेबल नहीं है, फिर हमने देखा कि किस किस इंप्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल है, फिर हमने वेजेज का भी कैलकुलेशन कर लिया। किसका कैलकुलेशन, वेजेज का, कि वेजेज में जो है वो कौन कौन सा चीज आता है और कौन कौन सा चीज नहीं आता है। इसका मतलब अब अगर हमें बोला जाए इतना % ऑफ वेजेज, तो हम उस फिगर पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंच पाएंगे उस फिगर पे। तो देखिए अब इन्होंने कहा कि वेज पीरियड का मतलब क्या है। अब मुझे बताइए वेज पीरियड को लेकर के कहां डिस्कस किया गया है, बस ये ऐसे ही मैंने स्लाइड लिखा है ताकि आपसे डिस्कशन कर सकूं। हाँ जी, वो यहां से कंट्रोल नहीं होगा, कहां से कंट्रोल होगा, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट से। और जहां पे, रुकिए जरा, आपके पास समय है 30 सेकेंड सोचने के लिए, और आपको बताना है कि पेमेंट ऑफ वेजेज को लेकर के कंप्लीट जो है वो प्रोविजन क्या था। ठीक है, और वर्किंग डे क्लियर है। देखिए सारे, अब इसमें एक चीज बताइए, मैंने क्या किसी को कान में जाकर के पढ़ाया, सबको इसी क्लास में पढ़ाया, जल्दी बोलिए, बोलना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि किसी को जाते वक्त बोला इधर आ इधर आ, कान में एक मंत्र ले ले, ऐसा तो नहीं हुआ, सबको क्लास में ही पढ़ाया। और फिर कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी ताको मिले प्रभु की मूरत वैसी। रिवीजन करना बच्चे आपका काम है। मैंने फिर बोला आपको, सीए सीएस सीए में बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल। हंसते खेलते हुए बटोर लीजिए, जितने ऐसे ऐसे डिग्री बटोर सकते हैं, क्योंकि ये सारे डिग्री आपको लेकर के जाएंगे और आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। लेकिन रियल में जितना स्टफ रहेगा तब डिग्री सपोर्ट करता है। मैंने 4, 5, 6, 7 बड़ी सारी डिग्री ली है, लेकिन अगर मेरे पास एक भी डिग्री, जो डिग्री को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊं, तो यकीन मानिए मेरा लाइफ और मुश्किल हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चे एलएलबी भी कर रहे होते हैं, सीसीयू वगैरह से, चौधरी चरण सिंह, मैं किसी चीज पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो है ऐसा बहुत देखा है कि अपने इंटरव्यू में कि कुछ नहीं आता रहता है उन्हें। वहां भी टॉपर होते होंगे, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन मैंने जो देखा है वो सिर्फ जैसे तैसे नाम के बस एलएलबी किए हुए, 4 प्रोविजन नहीं आते, ड्राफ्टिंग के लिए दे दीजिए तो पेन पकड़ के ऐसे ऐसे हाथ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल डिग्री लेते तो बस उसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकिए, जस्टिफाई कर दीजिए और देखिए कैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। एक डिग्री सिर्फ आपके पास है और अनु मलिक के स्टाइल में आप आग लगा सकते हैं, स्टेज पे आग, बशर्ते उसको क्या कर दीजिए, जस्टिफाई तो कर दीजिए। मैंने आपको बोला था उस समय मेरा चार्टर्ड वाला आया भी नहीं था, जब मैं गया था सिर्फ सीएस था और फिजिक्स ग्रेजुएट था। तो पहला जॉब उस समय 2008 में 88,000 मिलता था। ये बात उस समय की, वाइस प्रेसिडेंट लीगल एंड फाइनेंस। तो इसका मतलब आपको बस अपने चीज को क्या करना है, जस्टिफाई करना। पहले कोई आपसे नहीं देखेगा कितना मार्क्स आया था, सबसे पहले देखेगा आप कितने काम के, ये क्वेश्चन पूछ करके ड्रॉ होगा तब बाकी चीज शुरू होगा। तो मुझे बताइए, पहला चीज यही था, हमने देखा था कि 1000 से कम है तो वेज पीरियड मैक्सिमम कितना होगा, 1 महीने का, उसके कितने दिनों के भीतर। और अगर जो है वो 1000 से ज्यादा है तो उसके बाद अगला सिचुएशन आया था, अगर बंद हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट तो वो छोड़ के जा रहा है तो वेज देने के लिए छुट्टी के दिन बुलाएंगे या वर्किंग डे में,
मोस्ट सेंसेबल थिंग कि बेचारे रामदीन को सिर्फ इसलिए बुलाएंगे कि छुट्टी के दिन आना तो सैलरी देंगे, मुक्का ना मारे वो आकर के आपको, उसको भी आप अननेसेसरी परेशान ना करें। तो देखिए यहां पे जो हम लोग वेज पीरियड कह रहे हैं, तो ये वेज पीरियड बस इतना ही कहता है कि जो वेज पीरियड आपका फिक्स है वो एज इट इज अपनी जगह पे रहने दीजिए, क्योंकि हम बात करेंगे कि अगर 1 महीने का आपका वेज पीरियड है और वो 30 तारीख को पूरा होता है, तो मुझे 30 तारीख से देखना है कि उतने दिन के भीतर आपके ईएसआई में उतने पैसे जमा हो जाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया, आप बीमार पड़ गए, आपके डिपेंडेंट को जरूरत रहे, तो हम वो पैसा आपको क्या कर सके, दे सके। बस उसी चीज के लिए वर्ड लिखा गया जिसको हम क्या बोलते हैं, वेज पीरियड बोलते हैं। तो यहां पे ये दोनों उन दोनों को पास होंगे। और कोई बच्चे लेट आए हैं जिनके पास नोट्स नहीं है? आपके पास ये सही है? अच्छा, उस एक बच्चे आपके पास है? चलिए अब जरा बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन का मतलब, सबसे पहले बात याद रखिए, कंट्रीब्यूशन करेगा कौन। जैसे पीएफ के लिए कंट्रीब्यूशन कौन करता था? उसके बाद बात आती है कि कंट्रीब्यूशन कितना करेंगे। एकदम ध्यान से चीजों को एक सेंस में समझिए। कंट्रीब्यूशन पीएफ के लिए कौन कौन करते थे? उसके बाद बात आई कितना करना है, ठीक है। वैसे ही जो है जब आप पढ़ते थे पेंशन फंड, तो बोला गया उसके लिए सिर्फ कौन करेंगे। फिर जब आपने इंश्योरेंस डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम पढ़ा तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर। यहां पे कह रहे हैं कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, यानी कल के डेट में अगर रामदीन के साथ कोई हादसा हो गया तो उसको कौन बेनिफिट कैसे प्रोवाइड करेगा। इसके लिए पैसा जो है वो जमा करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर? एम्प्लॉय के ऊपर भी और एम्प्लॉयर, दोनों कुछ कुछ पैसा जो है वो देंगे। कहा कि ये जो पैसा दिया जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन इज पेबल बाय एम्प्लॉयर एंड ऑल्सो द एम्प्लॉय, कॉन्ट्रीब्यूशन इज पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट। अब देखिए इसी के लिए आपको बताया ईच वेज पीरियड। जैसे अगर ये महीना खत्म, 30 तारीख का महीना और 30 तारीख खत्म, तो वेज पीरियड आपका जो है वो मैक्सिमम कितने दिन का हो सकता है? क्या वेज पीरियड 15 दिन का नहीं हो सकता? तो अगर 15 दिन का है तो वेज पीरियड 15 दिन होगा, और 15 दिन से जो डेट दिया हुआ रहेगा उतने दिन के भीतर आपको पैसा क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहां अमाउंट कितना है। एम्प्लॉयर कितना पैसा जमा करेगा? आपकी नजर एकदम स्लाइड पे रहनी चाहिए, अभी स्क्रीन पे देखते रहिएगा। कितना? 4.75% ऑफ व्हाट। बस इसी बुरे दिन के लिए वेजेज हमने निकाला कि वेजेज में क्या क्या शामिल है। जो भी पैसा आपको कैश में मिल रहा है वो सारा पैसा शामिल है, लेकिन इसमें कोई भी वो पैसा शामिल नहीं जो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिला, या आपको जो है वो कहीं कोई ऐसा अमाउंट मिला जो अमाउंट पीएफ वगैरह में डालने के लिए रखा गया, का वो पैसा इसमें शामिल नहीं होगा। तो उस पैसे का कितना परसेंट ये कौन जमा करेगा? तो अगर मान लीजिए किसी का जो है वो 10,000 जो है वो अगर सैलरी है, तो 10,000 अगर सैलरी है तो कितना रुपया इंप्लॉयर जमा करेगा? कितना परसेंट? कितना रुपया हुआ? 475। 475 रुपया कौन जमा करेगा? और इंप्लॉय कुछ जमा करेगा कितना? 175। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इंप्लॉयड होता तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी थी, किस चीज की जिम्मेदारी थी? कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी थी कि 1.75% काट करके किसको दे? अगर रामदीन को, कौन सी, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर था, रामदीन को कॉन्ट्रैक्टर ने अपॉइंट किया था और देते वक्त पूरा का पूरा पैसा दे दिया, तब बोला गया आप जानिए अब आपको रामदीन वाला भी 175 रुपया जमा करना पड़ेगा और 475 तो आपको जमा करना ही है। आप डायरेक्टली जो है वो फैक्ट्री में खुद काम पे लगे हैं, तो जब आपको जो है वो ऑक्यूपायर या मैनेजर पैसा देने लगेगा तो वो क्या करेगा? आपका 10,000 रुपए आपको नहीं देगा, 10,000 रुपए में से कितना काट लेगा? 100। लेकिन बचा हुआ जो है वो 475 वो आपके पैसे के अलावा है, जो वो क्या करेगा? जमा करेगा। लेकिन ये जमा जो करेगा वो किस चीज के लिए? ये प्रीमियम हुआ। किस चीज का प्रीमियम हुआ?
इंश्योरेंस का आपको इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ही नाम है। इसमें आपको जो बेनिफिट मिल रहा है कि कल को आप डिसेबलमेंट हो जाएंगे, दिया हुआ है, तो कितना पैसा मिलेगा, वो पैसा कहां से आएगा, यही अमाउंट तो प्रीमियम का जा रहा है। और जिसपे हमने इंश्योरेंस कंपनी से क्या लिया हुआ है, इंश्योरेंस लिया हुआ है, इसके लिए अलग से बनाया, गवर्नमेंट का ही बना हुआ है, वो इंश्योरेंस कोर्ट आपका बना हुआ है, इंश्योरेंस एसोसिएशन बना हुआ है। आप पिंक लाइन से कभी ट्रेवल किए हैं? तो रजौरी गार्डन से पहले अगला स्टेशन ईएसआई बसेपुर है, सुनते हैं, वही ईएसआई का वहां ऑफिस है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी का नाम, वो जगह वैसा का नाम है, इसलिए उस एरिया का वही आपका क्या है, ईएसआई का ऑफिस है। हाँ हाँ, क्योंकि ईएसआई का हॉस्पिटल भी बहुत सारे, अभी देखिएगा ना, ईएसआई फैसिलिटी आपको देती है ना मेडिकल और बाकी चीजों के लिए, तो कहा वहां ऑफिस। अच्छा, फिर आप जब आजादपुर की तरफ जाएंगे, उधर भी एक ईएसआई ऑफिस है। मतलब अलग अलग एरिया में जो है वो ईएसआई का, प्रोविडेंट फंड का ऑफिस। हाँ, अच्छा, कश्मीरी गेट तरफ भी है। तो अगर कहीं उधर हो, मतलब मैंने दो दो जगह पे देखा है, एक मैंने देखा हुआ आजादपुर की तरफ ईएसआई ऑफिस, और एक तो यहां सुनता हूं जब आता हूं, मैं भी रजौरी गार्डन बदलता हूं तो वहां पे सुनाई देता है। कहने का मतलब है कि उन्होंने बोला कि ये पैसे कहां डिपॉजिट किए जाएंगे, इंश्योरेंस में, और उस पैसे से कल के डेट में जो फैसिलिटी दी जाएगी वो हमें देखना है। तो जो काम की बात, वेजेज हमें पता है, उस वेजेज के अकॉर्डिंग 1.75% किसका काटिएगा, इंप्लॉय का, वो उसको मत दे दीजिएगा, अगर दे दिया तो आपको देना पड़ेगा, और 4.75% आपको देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं जमा किया तो कौन करेगा, वसूलेगा किससे, कॉन्ट्रैक्टर से। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो अब देखिए, हमने सबसे पहले देख लिया कि ये एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल है। तो ये एक्ट हर उस जगह एप्लीकेबल है जिस जगह का नाम फैक्ट्री है, लेकिन कम से कम कितने लोग काम करते हो, 10 लोग काम करते हो तो उस फैक्ट्री में, लेकिन नॉन सीजनल होने चाहिए। फिर हमने कहा कि कोई और इस्टेब्लिशमेंट में 20 लोग हैं तो उसके ऊपर एप्लीकेबल, लेकिन सारे इंप्लॉय के लिए नहीं। कौन सा इंप्लॉय, जिसका सैलरी कितना है, मैक्सिमम 15,000, उससे ज्यादा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई मजबूत लोगों की मदद करने के लिए तो बड़े सारे लोग हैं। हमने जब यहां पे इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ के लिए एक्ट बनाया गया तो कहा ये उनके लिए जिनके मदद के लिए कोई सामने नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो 15,000 तक वाले हैं इनको दिक्कत होगी, तो इनके लिए क्या किया, इनके लिए ईएसआई एक्ट बनाया और ये इस दायरे में आते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए कि कितने दिन के भीतर पैसा जमा होगा। पहले हमने ये देख लिया कि पैसा कंट्रीब्यूशन कौन कौन करेगा, एम्प्लॉय कितना करेगा, एम्प्लॉयर, ये सब आपका एमसीक्यू का पार्ट है। लेकिन अब उस वेज पीरियड का 1.75% और उस वेज पीरियड का कितना, अगर मान लीजिए 15 दिन का हमारा वेज पीरियड है तो कोई बात नहीं, 15 दिन में जितना पैसा मिलना है उसका 1.75% काटा जाएगा, और 15 दिन में जितना मिलना है उसका 4.75% वो डिपॉजिट करेंगे। क्लियर? एक महीने में आप हमें पैसे देते हैं तो एक महीने में जितना देंगे उसका काटा जाएगा। एक महीने से ज्यादा में आप दे नहीं सकते, क्योंकि लॉ ने मना किया हुआ है कि मैक्सिमम वेज पीरियड कितने दिन का होगा, 1 मंथ का होगा। अब कहा कि 1 मंथ हुआ या 15 दिन जो भी रहा, वेज पीरियड खत्म होने के कितने दिन के भीतर पैसा जमा होगा। कहा कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ आपके पास समय कितना है, 21। आज आपका महीना खत्म हुआ 30 का, अगले महीने के कितने तारीख तक, अगले महीने की 21 तारीख तक रामदीन का भी 175 रुपया, जो 10,000 हमने लिया था, या 1.75% बोलिए, और इंप्लॉयर का भी जो है वो 475 यानी 4.75% दोनों जमा हो जाना चाहिए ईएसआई फंड में। और ये लिखा हुआ है स्टेट बैंक के चालान उलान के जरिए, ये रेलिवेंट नहीं है सही बोलिए तो ये पैसे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये 21 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। कब से 21 दिन, वेज पीरियड के खत्म होने के 21 दिन के भीतर जमा नहीं किया तो लगाएंगे ना फाइन पेनल्टी, करेंगे। पहले लॉ की तो बात कर लें, तब ना जो है वो बात करेंगे कॉन्ट्रावेंशन की। तो 21 दिन के भीतर करना है। अब ये छोटा सा चीज एक लिखा हुआ है, राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर। कोई भी पैसा अगर आता है, जैसे अगर मान लीजिए अमाउंट निकल करके आ गया 550 रुपए 10 पैसे, तो भी बोला कि उसको 10 पैसे को 1 रुपया मान लीजिए, तो अगर 550 रुपए 10 पैसे हुआ तो हम उसको क्या मान लेंगे, 551 बोला है मान लेने के लिए। क्लियर है? ये नहीं कि 10 ही पैसा है तो 550 लेंगे, चाहे 550 रुपए 90 पैसे रहे तो भी 551 हुआ, और 550 रुपए 5 पैसे रहे तो भी क्या लेंगे, 551। क्लियर है? ठीक है। तो एक
कितने अमाउंट तक के इंप्लॉय के लिए एप्लीकेबल होगा? जिसका सैलरी कितना है? 15,000। पैसा जो देगा कंट्रीब्यूशन ईएसआई में वो कौन कौन? इंप्लॉय कितना, इंप्लॉयर कितना, और ये पैसा जो होगा वो किसका परसेंटेज होगा? वेजेज का, जो उस वेज पीरियड में मिला है। वेज पीरियड खत्म होने के कितने दिन के भीतर पैसा अकाउंट में चला, और ये जो है वो इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अकाउंट में जाएगा, जो कंपनी के पास जाएगा, जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन से, वहां जाएगा ये पैसा। क्लियर है? ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर 21 दिन के भीतर नहीं दिया तो, कहा 21 दिन के बाद जितना डिले हुआ है उस पर कितना परसेंट का। अब फिर मैं आपको बोलूंगा, ये बार बार बोलता हूं, इसीलिए कहीं पे देख करके चौंक मच जाए कॉपी में, सर कहीं 15 है कहीं 21 है, मत घबराइएगा। ये जितने भी होते 12% है। गवर्नमेंट का मूड हिला तो 12 को 15 बदल देंगे, 18 कर देंगे। और खास करके सेबी तो कब बदलेगी पता नहीं। सेबी का मैं आपको 15-15 पढ़ाऊंगा, पता चला कि फिर अगले दिन आ रहा हूं तो बोल रहा हूं अब क्या ध्यान रखिएगा 18। सेबी सबसे ज्यादा पेनल्टी को बढ़ाती है परसेंटेज में, इसीलिए तो सिक्योरिटीज मार्केट में थोड़ा कम कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है। जितना ज्यादा फाइन पेनल्टी इंपोज रहेगा उतना ज्यादा क्या होता है? कॉन्ट्रावेंशन कम। तो 12% का क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। किसके ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी? इंप्लॉयर के ऊपर, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी रामदीन से भी लेने का, यानी 175 रुपया भी और 400, और इन दोनों पे मिला करके आपको देना पड़ेगा कितना परसेंट? और ये 12% कब तक देंगे? कहा कि जब तक पैसे जो है आप जमा नहीं कर देते। आपको 21 दिन के भीतर करना था, आपने जो है वो इस महीने की 21 को नहीं करके अगले महीने की 21 पे पहुंच गए। तो अब आप याद रखिए, अगले महीने वाला टाइम पे किया तो ठीक है, और इस महीने का पूरे एक महीने का क्या दीजिएगा? इंटरेस्ट। उस महीने का भी 10 दिन लेट किया तो भाई इस महीने का 30 दिन और 10 दिन 40 दिन, और अगले महीने का 10 दिन, इन सब का इंटरेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। क्या? ये जो पैसा जो सब का सब जो है वो पैसा जो है वो आपका जो जाएगा वो उसी कंट्रीब्यूशन में जाएगा। रीजन ये है, सारा का सारा इंटरेस्ट वगैरह हर चीज क्यों उसके पीछे और आपको जो ईएसआई में जो पैसा जा रहा है सोचा है उसका क्या होगा? अब याद रखिएगा, जितने भी ये पेंशन फंड वगैरह में पैसे जा रहे हैं, पीएफ फंड में जा रहे हैं, याद रखिएगा मैं कनेक्ट कराऊंगा आपको। मैंने बताया था कि अभी तो मैं पूछता हूं जेआईजीएल का कनेक्ट कराता हूं किससे? सेटिंग अप से। लेकिन मैंने पहले भी धमकी दी थी कि एक समय आएगा जब चारों सब्जेक्ट आपके शुरू होंगे तो मॉड बदलेगा। मॉड 1 का कहां कनेक्ट करेंगे? मॉड। और एक वो भी दिन आएगा अगर मैं जिंदा रह गया और आप प्रोफेशनल में पहुंच गए तो प्रोफेशनल में पढ़ाते वक्त पूछूंगा कि एग्जीक्यूटिव में किस टॉपिक में कहां पे किया था। आप बोलिएगा सर उतने दिन आपको जीने देंगे। ऐसा ऐसा बद्दुआ दे रहे हैं कि आप तो जितने दिन हो समझ लो बोनस में हो। तो अब याद रखिएगा, जब मैं आपको अभी जो बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट पढ़ा रहा हूं ना, इसी के एक खास हिस्से में आऊंगा और जिसका नाम है पार्टिसिपेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। याद रखिएगा, जब वो सेगमेंट पढ़ाने लगूंगा तो वहां पे इन लोगों का जिक्र आएगा। तो उस समय पूछेंगे कि कहां इसको हमने कनेक्ट किया था। ईएसआई वगैरह में पैसा जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्रोविडेंट फंड जो खोला है कंपनी आपके ऑर्गेनाइजेशन ने और जो है वो गवर्नमेंट ने, वहां पैसा जमा हो रहा है या नहीं? अरे भाई उस पैसे से आप कैसे ज्यादा पैसा दीजिएगा जब वो पैसा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट तो है ही। जहां जहां सेविंग या सरप्लस पैसा है वो जब तक इकोनॉमी में लगेगा नहीं तो प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे बनेगा? देखिएगा, उसको वहां पे कनेक्ट करेंगे। तो फिलहाल ये क्लियर? हाँ, इंप्लॉय को मैंने बोला ईएसआई में जो है वो पैसा मिलता है। अभी बताया कहां क्या क्या मिलेगा? क्या क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। आप थोड़ा लेट आए इसीलिए। बेनिफिट क्या मिलेगा? राम दुलारी को मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। रामदीन जो है वो खुद जो है वो बीमार पड़ गया तो उसको सिकनेस बेनिफिट मिलेगा। उनके बच्चे को बेनिफिट मिलेगा। इन सारे चीजों के लिए पैसे लगेंगे या नहीं? कहा कि यही जो पैसे जमा हो रहे हैं इसी में से देंगे। अब आप बोलेगा सर सब थोड़ा ना बीमार पड़ेगा। अरे बहुत, सब बीमार नहीं पड़ता, इसीलिए तो इंश्योरेंस कंपनी चलती है। सब अगर बीमार पड़ जाए और 50 लाख का मेडिकल लिया हुआ है और किसी ने अगर मान लीजिए 50,000 का प्रीमियम दे दिया तो मुझे बताइए कल ही बंद होगी या नहीं? हर आदमी जो है वो पहला प्रीमियम दिया और 50 लाख का क्लेम। अब उसका क्लेम कौन पूरा करेगा? उसको तो हार्ट अटैक आ रहा होगा, जो डायरेक्टर होंगे, जो एमडी होंगे। यही इंश्योरेंस है। एक पढ़ाई होती है
पता नहीं आपसे मैंने शेयर किया नहीं, मैं एक्चुरियल साइंस भी कर रहा हूं, एनरोलमेंट लिया हुआ वो भी कर रहा हूं। तो एक्चुरियल साइंस ही एक ऐसा चीज जो ये चीज बनाता है कि किस बेसिस पे कितना अमाउंट लिया जाए प्रीमियम का, जिससे आप उस चीज को जस्टिफाई कर सके। हालांकि मेरा इसमें स्पेशलाइजेशन इंश्योरेंस का नहीं है, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट चुना हुआ। इसमें 3 फील्ड होते हैं, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस। तो जो इन्वेस्टमेंट चुनते हैं हु कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर कि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट और बाकी जगहों पे क्या होगा, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसके बारे में मुझे जानकारी ही नहीं है। तो वो करेंगे बात कि वो कैसे होता है, लेकिन ये भी एक कोर्स अलग है जो पढ़ाया जाता है और हाईली पेड कोर्स है। इस समय आपके पास टोटल तकरीबन 275 एक्चुरी हैं, पूरे तरह से क्वालिफाइड 275 एक्चुरी हैं इंडिया में। अगर आपने इसके 3 पेपर भी निकाल लिए सिटी ग्रुप के तो लखपति जरूर बन जाइएगा। आप कहिएगा सर ये छोड़ दें, बिल्कुल कर सकते हैं, तो आप जानिए, लेकिन मैंने ये कर लिया तो कर रहा हूं। अब आगे आपके ऊपर है, आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। हाँ, नहीं, एलिजिबल उसके लिए है कि जिनका मैथ में कम से कम 85% होना चाहिए, और या मैथमेटिकल सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स वगैरह जिनका होना चाहिए, या एक और चीज अब उन्होंने कर दिया है और अब उन्होंने एंट्रेंस कर दिया, ये एक अच्छा न्यूज है। तो इसमें भी लेकिन पढ़ना जो पड़ेगा आपको, ग्रेजुएशन लेवल तक का मैथ पढ़ना पड़ता है, मतलब डिमोवर थ्योरम, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और उसका एप्लीकेशन। एनीवे, आइए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट, कहा कि द बेनिफिट अवेलेबल अंडर कौन सा स्कीम, अब बेनिफिट मिलेगा ना किस स्कीम में, ईएसआई स्कीम में, आर लिंक्ड टू द स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट विच आर टर्न लिंक टू द एवरेज डेली बेसिस। कहा कि इसमें जो आपको बेनिफिट मिलेगा उस बेनिफिट का क्राइटेरिया क्या होगा। जैसे मुझे एक बात बताइए, आपको जब पेंशन मिल रहा था तो पेंशन के समय में मैंने कहा था कि उसमें किन 2 चीजों के बेसिस पे पेंशन डिटरमाइन हो रहा था, जल्दी बोलिए, इसमें टाइम क्यों लगाते हैं। हाँ, आपका जो कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस, जितना सर्विस आपने किया, और जो पेंशन, यानी 2 चीजों के बेसिस पे। अगर और लेमैन के टर्म में के आपको वेजेज कितना मिलता है और कितने दिन की आपने सेवा दी है, वैसे ही ईएसआई के तहत आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो कह रहे वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो कह रहे हैं आपके किस चीज के बेसिस पे, इसलिए टोटल डिपेंड करता है वेजेज के बेसिस पे। अगर रामदीन का जो है, अब ये मत कहिएगा सर तब तो 20,000 वाले को ज्यादा मिलेगा, वो तो एलिजिबल ही नहीं। एलिजिबल कितने तक वाले हैं, 15 तक वाले हैं। तो अगर रामदीन का 15,000 सैलरी है और इधर जो है वो राम खिलावन का 10,000 है, किसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिसका वेजेज ज्यादा। कट भी उससे ज्यादा पैसा आ रहा है या नहीं, हाँ भाई, हर महीने जो है वो 15,000 का 1.75% दे रहा है और राम खिलावन जो है 10,000 का क्या दे रहा है। और यही तो आपका इंश्योरेंस का खेल है। अगर कोई जो है वो प्रीमियम ज्यादा दे रहा है तो उसका सम एश्योर्ड भी ज्यादा होगा या नहीं मेडिकल का। अगर कोई प्रीमियम ज्यादा दे रहा है तो उसका सम इंश्योरेंस जो होगा, टर्म इंश्योरेंस का जो सम एश्योर्ड होगा वो भी ज्यादा होगा या नहीं होगा, या 1,000 वाले का भी उतना ही होगा और 10,000 वाले का भी उतना ही होगा। तो यही बेसिकली यहां पे कह रहे कि स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट जो होता है वो किस बेसिस पे आपका डिपेंड करता है कि आपका टोटल वेज कितना रहा है किस पीरियड में। कंट्रीब्यूशन पीरियड का मतलब हुआ कि जिस बीच में आप जॉब करेंगे उसी बीच में ना आप वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये इनडायरेक्टली लिख दिया कंट्रीब्यूटरी पीरियड, इसका मतलब हुआ कि जहां तक आपने जितने दिन वहां पे सेवा दी है उसके बेसिस पे। क्लियर है ये बात। तो इसका मतलब यहां मेन चीज है वेजेज। वेजेज के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट। तो इसका मतलब चलिए जरा बेनिफिट में देखते हैं किसके अकॉर्डिंग। अब कह रहे हैं कि मेडिकल बेनिफिट, इसमें बहुत सारे बेनिफिट आएंगे, मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट। तो मेडिकल बेनिफिट में क्या मिल रहा है, इंश्योर्ड पर्सन पहले किसको बोलेंगे ये बताइए। जो पर्सन इंश्योरेंस लेता है वो क्या कहलाता है, इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस। तो रामदीन क्या हो गया, और कुछ केसेस में उनके जो है वो लीगल हायर और नॉमिनी क्या हो जाएंगे, अगर उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल इंश्योरेंस में होता है। तो इंश्योर्ड पर्सन और मेंबर ऑफ हिज फैमिली हुज कंडीशंस रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव मेडिकल बेनिफिट। यानी रामदीन भी, राम दुलारी भी, बबलू भी और गुड़िया भी। द मेडिकल बेनिफिट मे बी गिवन इधर इन द फॉर्म ऑफ आउट पेशेंट ट्रीटमेंट। आउट पेशेंट ट्रीटमेंट का जिसको ओपीडी बोलते हैं, आप जाकर के इलाज करवाइए, और अगर ज्यादा बीमार है तो क्या हो जाइए, हॉस्पिटलाइज, जो आपने अभी बोला ईएसआई हॉस्पिटल, वहां पे आप जाइए, दोनों तरह का ट्रीटमेंट होगा। जो ओपीडी में गया है वो ओपीडी में इलाज कराया, उसका कार्ड बना हुआ है, ईएसआई का कार्ड आपका बना हुआ है रामदीन का, वहां रामदीन जाएगा,
उसके वेजेस के बेसिस पे दिया हुआ है कि कितना तक का उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, उससे ज्यादा हुआ तो फिर उसको क्या करने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। ओपीडी में कितना तक का है लिखा हुआ है, एक साल में ओपीडी में 1800 या जो भी पैसा रहता है इतना तक का रहेगा, और अगर हॉस्पिटलाइज हुआ तो कितने तक का रहेगा। तो ओपीडी भी, या एक और फैसिलिटी इसमें है, अब तो और हर जगह फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम और आप जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर घर बुला सकते हैं। ठीक वैसे ही बोला कि अगर रामदीन भी बीमार पड़ा तो क्या कर सकता है, वो भी घर बुला सकता है, लेकिन उसी रेट के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि वो जो है वो डॉक्टर नरेश त्रिहान को बुलाएगा घर, या मतलब बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बाईपास सर्जरी के जनक है, या और भी जो भी कहिए, कहा कि ऐसे ऐसे लोगों को नहीं, जो एक रीजनेबल डॉक्टर है उनको बुला सकता है, और उनके में लिखा हुआ है कि कितने अमाउंट तक के डॉक्टर का फीस दिया जाएगा जब वो किसके लिए बुलाएंगे, घर बुलाएंगे। तो ओपीडी में ट्रीटमेंट कराए, एडमिट होकर के कराए, या कहां करें, घर बुला करके कराए। एन इंश्योर्ड पर्सन हु सीजेस टू बी इन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट ऑन अकाउंट ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट शैल कंटिन्यू टू रिसीव मेडिकल बेनिफिट। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या एस्पेक्ट कहता है। रुकिए तो जरा देखें आपका किडनी कितना चलता है, जरा बताइए तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है बताइए मुझे। जिनको लगता है आगे हाथ उठाइएगा, बस एक बार खुद से पढ़िए, तभी सीखिएगा ना लॉ को इंटरप्रेट करना। ठीक कह रहे हैं, दोनों नहीं ठीक है। अब एक चीज बस यही है कि हम कह रहे हैं कि भले उसकी सेवा समाप्त हो गई, ध्यान से सुनिएगा, और सेवा क्यों समाप्त हुई, क्योंकि डिसेबलमेंट हो गया। अभी डिसेबलमेंट, इसी पॉइंट पे डिसेबलमेंट आपको बहुत क्लियर करूंगा। ऐसा डिसेबलमेंट हुआ जिसके कारण अब उस काम को वो नहीं कर सकता है। बोला कि अगर ऐसा काम के दौरान हुआ तो आपका मेडिकल बेनिफिट हम बंद नहीं करने वाले हैं, मेडिकल बेनिफिट आपको वैसे ही देंगे कि अगर आप डिसेबल नहीं होते तो हमारे यहां कब तक काम करते, रिटायर होने तक, या कॉन्ट्रैक्ट में जितने साल लिखा हुआ है, यही ना, सुपर एन्वेशन उसी को बोलते हैं। तो हमारे आपके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपकी सेवा 60 साल में खत्म होती और अभी उम्र आपकी 32 साल है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण अब आप काम नहीं कर सकते जो काम कर रहे थे, तो घबराइए नहीं, आपका काम अभी खत्म। आपको जो है वो हम काम पे तो नहीं रख रहे हैं, लेकिन नहीं रख रहे हैं तो क्या देंगे आगे बताऊंगा, लेकिन आपको जो मेडिकल बेनिफिट है ये वैसे ही मिलेगा जैसे 60 साल की उम्र में आप हमारे पास क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपको भी मिलेगा, राम दुलारी को भी मिलेगा, चुन्नू मुन्नू बबलू सबको मिलेगा। जो प्लानिंग और आप करना है कीजिए, हमने लॉ के अकॉर्डिंग जितना बोला है उतना मिलेगा। इसमें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 2 के ऊपर, तो वो उतना नहीं डीप में जाना है आपको, वो डीप में जाएंगे लेकिन कब, क्योंकि यही चीज 100 मार्क्स के लिए भी है। तो अभी अभी समझिए तो ऑलमोस्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए प्रोफेशनल का तकरीबन 20% तक पढ़ ले रहे, क्योंकि उससे क्या होता है ना, समझ थोड़ा ज्यादा आता है। जब हम थोड़ा आगे बढ़ करके पढ़ लेते हैं ना तो समझ में ज्यादा आता है, और नहीं तो बहुत चीज को काटते काटते ना मतलब उसका सेंस ही खत्म हो जाता है, और कहानी बनाने के लिए कुछ ना कुछ और पोर्शन को क्या करना पड़ता है, शामिल करना पड़ता है। तो अब पहले जरा डिसेबलमेंट की बात कर लेते हैं इन्होंने, या क्योंकि आगे डिसेबलमेंट भी आएगा। डिसेबलमेंट 2 तरह का, एकदम ध्यान से सुनिएगा। एक हुआ परमानेंट और एक क्या हुआ, टेम्पररी। एक परमानेंट और एक टेम्पररी, ठीक है। कहा कि परमानेंट डिसेबलमेंट उस डिसेबलमेंट को कहते हैं जो कभी भी दूर नहीं होगा, जितना हो गया है उतना अब कभी भी ठीक नहीं होगा। बच्चे एकदम ध्यान से सुनिएगा, जितना हो गया उतना कभी भी ठीक, जितना भी डैमेज हो गया वो कभी भी ठीक, तो वो क्या हो गया, परमानेंट। अगर हमने टेम्पररी बोला तो जो भी हुआ है भले टाइम लगे लेकिन वो ठीक हो जाएगा पूरा का पूरा, उसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी। अब उसके बाद बात आता है पार्शियल और टोटल। तो चाहे वो टेम्पररी हो चाहे वो परमानेंट हो, कह रहे हैं कि अगर जो है वो थोड़ा हुआ है तो क्या है, पार्शियल, और पूरा हुआ है किसी काम के लायक नहीं रहे तो क्या हो गया। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, काटता हूं अपना हाथ पैर, आसानी से आप समझेंगे। अब अगर मान लीजिए, और वो डिपेंड करता है आपके काम के बेसिस पे, काम क्या करते हो उसके बेसिस पे। मान लीजिए कि मैं जो है वो किसी जो है वो फैक्ट्री में या किसी जगह पे जो है वो काम करता हूं और एक मशीन जो है वो चलाता हूं। छोड़िए, मैं जो है वो कारखाने में जो है वो जेसीबी चलाता हूं। जेसीबी सूट भी करेगा मुझे, जेसीबी नहीं चलता है, जेसीबी समझ रहे हैं ना, भारी भारी सामान लेके नहीं जाते हैं रामदीन। अब ये मत कहिएगा सर राम दुलारी कौन, तो राम दुलारी तो है मेरे पास, और एक ही जो है, ज्यादा नहीं है। तो अब जो एक ही मतलब राम दुलारी नहीं, चुन्नू मुन्नू गुड़िया बबलू ये सब के बारे में कह रहा हूं,
रामदुलारी तो एक ही होती, वो कहाँ ज्यादा होता है। अब जो है दुख नहीं है मुझे इस बात का, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं तो इसीलिए ऐसा दिख रहा हूं। अब जो है वो जेसीबी चला रहा था, तो मस्त जेसीबी पे बैठा था। अब उसी में जो है वो कोई सामान था, उस सामान को बाएं दाएं कर रहा था, कुछ जोर से ऐसे किया, लीवर वगैरह वहां तो बहुत सारे नहीं रहते ऐसे आगे पीछे करने वाला, तो कहीं ये हाथ में फंस गया और ये कट गया। अब जो इसमें कटा तो इसमें बैंडेज वगैरह लगा, बैंडेज लगा, डॉक्टर ने बोला कि इसको जो है वो बार बार जो है बैंडेज कराना पड़ेगा, 10-15 दिन में ये ठीक होगा। अब देखिए जेसीबी एक हाथ से तो नहीं चल सकता, आपका वो वीडियो गेम या वो जो है वो ये सब तो नहीं है कि एक हाथ से, या सेल्फी तो वो नहीं। मुझे आज तक समझ में नहीं है सेल्फी लेते वक्त लोग मुंह इतना गंदा क्यों कर लेते हैं, नॉर्मल भी तो लिया जा सकता है, ऐसे करके लिया, अजीब तरह से मुंह बनाते हैं फिर उसके बाद, और जो पीछे होता है वो तो और अजीब कर रहा होता है। और आजकल तो भला हो इन लोगों का चैट पैट कौन सा है, मुंह कान में वो बना देते हैं। अरे एकांश नहीं आए हैं, है ना। अच्छा, अब जो है वो कह रहे हैं कि यहां पे जो है वो क्या किया, हाथ में चोट लग गया, तो क्या जेसीबी चला पाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ये दोबारा ठीक होगा या नहीं। तो ये डिसेबलमेंट जो है वो मेरा क्या हो गया, टेम्पररी हुआ, लेकिन ये मेरा पार्शियल या टोटल। ध्यान से अब सुनिए, अगर मैं थोड़ा पढ़ा लिखा मान लीजिए, और मैं वहां पे अगर उसने बीच में सुपरवाइजरी का काम कर लिया कि कितने जेसीबी आज किधर आए, कितना किधर गया, किस पे कौन बैठा था, अगर ये हिसाब किताब मुझे करना आता है और उस बीच में मैंने काम कर लिया, तो क्या होगा, मैं पूरी तरह से अंगूठा छाप पढ़ना लिखना जानू ना, तो ऐसे केस में टोटल। क्लियर है ये बात। हो सकता है केस बना करके दे, तो ये समझिए अगर मैं बिल्कुल लिटरेट नहीं, कोई सुपरवाइजरी वर्क नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये मेरा पहले टेम्पोररी है या परमानेंट, अब तय करना है ये पार्शियल है या, तो ये पार्शियल कहलाएगा। अगर मैं कोई और काम कर सकता हूं तो क्या कहलाया, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, बस यही एक काम मुझे दुनिया में आता है, वो जेसीबी चलाना, तो ऐसे केस में क्या हो गया मेरे लिए। और ऐसा मैं गलत नहीं कर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेसीबी चलाते, तो जेसीबी चलाते उनको पढ़ना लिखना या सुपरवाइजरी ये सब काम, उसके लिए भी तो स्किल चाहिए, वो नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कि मुझे जो है वो सुपरवाइजरी काम आता है, पॉसिबल, लेकिन जो है कुछ ऐसा हुआ एकाएक जो बहुत जोर से ब्रेक मारा या कुछ गड्ढे में वो गिरा, बचने के लिए मैंने ऐसे किया और मेरा दोनों हाथ का लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। और ऐसा सही में कुछ दिन पहले मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, मैं पीछे बैठा हुआ था कार में और बहुत बारिश हो रही थी, सितंबर का टाइम है, अच्छी तरह से याद है, और इससे नहीं, इससे पिछले वाले सितंबर में, तो उसमें जो है वो बहुत तेज जो वो ब्रेक मारा, तो पीछे तो बेल्ट नहीं लगाए हुए थे, ऐसे करके ऐसे गए, मैंने दोनों हाथ से आगे के सीट को ऐसे पकड़ा, नहीं होता है कि आप बहुत तेज जाते हैं तो ऐसे करके टकराया, कुछ नहीं, ये दोनों इतने तेजी से टकराया कि ये दोनों ऐसे कच से कटक गया, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। लेकिन लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ तो ये जो है वो उतना नहीं हुआ, इसमें अभी भी दिक्कत होता है, इसलिए ज्यादा वजन उठाने में मुझे अभी भी मना किया गया इस हाथ से। तो कुछ दिन तक तो बिल्कुल प्लास्टर था, तो जब तक प्लास्टर था उस बीच में इस हाथ से मैं लिखने का काम करता था, इस हाथ से पढ़ाता था, लेकिन मेरा पीपीटी वगैरह बना हुआ था, तो मैं ऐसे ऐसे करके अपना काम चला लिया, क्लास नहीं रुकी थी, उस समय भी ऑनलाइन जा रही थी। जिस दिन मैं प्लास्टर के लिए गया था उस दिन मैंने इस तरह से मैनेज कर, मेरी क्लास अगर रुक गई तो समझ लीजिए मैं किसी बहुत बड़े मुश्किल में हूं, क्योंकि मुझे जो है खुद बेचैनी होती है अगर मैं क्लास में नहीं हूं तो अगर कभी आपको मैसेज गया कि सम रीजन सर इज नॉट अवेलेबल, तो समझ जाइए कि वो कोई ना कोई अतः ही होगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अगर मैं बुखार में भी अगर मैं आ सकता हूं पैरासीटामोल खा के, तो मैं चल देता हूं, नहीं तो मुझे और बुखार हो जाएगा। अगर मुझे पता चलेगा कि बच्चे ऐस कर रहे होंगे, आज जो है वो उनकी क्लास नहीं हुई है, तो मेरा बुखार और बढ़ता जाएगा। और अगर कहीं मुझे पता चला कि अरे आज तो उनके दूसरे सब्जेक्ट की भी क्लास नहीं, आज तो उनका पूरा ऐस है, तो मेरा फीवर और बढ़ जाएगा। अगर कोई टीचर ये कह दे सर आप निश्चिंत रहो हम डबल ट्रिपल क्लास ले लेंगे, तो थोड़ा सा बुखार क्या होता है। अगर उसी में किसी ने बोल दिया सर आप नहीं आएंगे तो हम भी टेस्ट ले लेते हैं, तो मेरा बुखार और बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि आधे तो आएंगे नहीं और आधे की मौज हो गई। तो मैं पूरा जो चलता हूं उस हिसाब से। तो अब अगर ऐसा हुआ तो उस केस में अगर मान लीजिए कि दोनों हाथ, कुछ ऐसा ही, दोनों हाथ जो है का लिगामेंट फ्रैक्चर, लेकिन ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ और मुझे जेसीबी के अलावा कोई चीज, मुझे सुपरवाइजरी वर्क आता था लेकिन दोनों हाथ में प्लास्टर है, तो अब बताइए सुपरवाइजरी वर्क आते हुए भी ये पहले टेम्पोररी है
या परमानेंट, पार्शियल या टोटल? क्यों, मुझे तो सुपरवाइजरी आता है। कहा मुंह से पकड़ के, कहा नहीं ये नहीं हो सकता, तो इसीलिए क्या हो गया। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब आते हैं जो है हम लोग जो है वो परमानेंट नेचर पे। फिर एक्सीडेंट जेसीबी ही चला रहा था, इस बार जो है किसी तरह से ये यहां से कट के उड़ गया, कोई ऐसा चीज हुआ, सीधे यहां से गायब। दूध का दांत थोड़ा दोबारा निकल जाएगा। अब अगर यहां से गायब हुआ तो इसका मतलब ये दोबारा उग के आएगा नहीं। अगर नहीं आएगा तो ये क्या हो गया, अभी पहले टेम्पोररी और परमानेंट में आइए, दोबारा उग करके आएगा। ठीक है, अगर मुझे सुपरवाइजरी काम आता है तो ये मेरे लिए परमानेंट तो हो गया, पार्शियल होगा या टोटल? क्यों पार्शियल? क्योंकि सुपरवाइजरी काम आता है वो मैं कर सकता हूं, लेकिन ये मेरा क्या पूरा नाम इसका क्या कहलाया, परमानेंट पार्शियल डिसेबल। जो भी पहले या बाद में लगा दीजिए, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। अगर मान लीजिए मुझे सुपरवाइजरी काम नहीं आता है और सिर्फ यहां से उड़ा तो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। लेकिन मुझे सुपरवाइजरी काम आता है, कुछ ऐसा हादसा हुआ, ये भी यहां से हुआ, ये भी यहां से उड़ा, परमानेंट तो हुआ, लेकिन अब क्या हो गया, जबकि मुझे क्या आता है, सुपरवाइजरी। तो यही बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है वो वर्क करते हैं। तो देखिए 4 तरह का हमने काम देखा। पहला कैटेगरी हुआ परमानेंट और एक हुआ टेम्पोररी। परमानेंट में भी 2 चीज हो गया, पार्शियल और टोटल, और टेम्पोररी में भी क्या हो गया। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या लिख रहा है, परमानेंट डिसेबलमेंट शैल कंटिन्यू। अगर परमानेंट डिसेबलमेंट हुआ है तो उस केस में अब ये टोटल है या पार्शियल है, जिक्र नहीं किया, इसका मतलब कोई भी हो सकता है। अगर किसी भी कारण से आप काम नहीं कर पाइएगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मेरा सिर्फ यही हाथ कटा हो, लेकिन वहां सुपरवाइजरी के लिए ऑलरेडी लोग हैं, या वहां पे सुपरवाइजरी काम होता ही नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जैसे भी चलाओ, ऐसे करो, पैसे लो जाओ। तो ऐसे केस में जो है वो क्या होगा, मुझे आता है थोड़ा लिखना पढ़ना, लेकिन उस जगह तो मेरा एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ऐसे केस में वहां से अगर वो निकाल भी देते तो जब तक मेरा जो है वो एज बचा हुआ है तब तक मुझे वहां क्या मिलता रहेगा, मेडिकल बेनिफिट मिलता रहेगा। क्या अभी तो दिखलाऊंगा ना कि टोटल हो गया तो कितना वेजेज मिलेगा, वो देखिएगा तब ना, क्योंकि वहां वेजेज की पहले तो वेजेज भी न दीजिएगा। मैंने तो कहा आपको मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, तो मेडिकल बेनिफिट अगर आपको मिलेगा तो मेडिकल बेनिफिट आपको मिलेगा आपके वेजेज के अकॉर्डिंग। और जब आप डिसेबल हो गए तो उस केस में हम आपको वेजेज दे रहे हैं कि नहीं, वो भी जरा देख लीजिए। तो जो वेजेज रहेगा उस अकॉर्डिंग, वेजेज तो आपका पहले भी था, जो आपको अंतिम 3 महीने का एवरेज मिल रहा था उसी को हम क्या मानेंगे, आपका वेजेज। और आपका मेडिकल बेनिफिट एज इट इज चलता रहेगा कि आपका वो वेज क्या है, हमारे पास जारी है। An insured person who has attained the age of what? Superannuation and his spouse shall be eligible to receive medical benefit subject to payment of मतलब मान लीजिए कि रामदीन की शादी हुई रामदुलारी से, रामदीन जो है वो पहुंच गया 60 साल पे रिटायर। पॉसिबल, कभी कभी आप देखिएगा रूरल एरिया में 10-10 साल का 5-5 साल का गैप होता है। यहां वाला हाल नहीं होता है कि जोड़ियां जो है क्लास में ही बन गई, कहा गया कि नहीं, जोड़ियां जो है वहां पे जो है वो हमारे रूरल एरिया में जो है वो कैसे बनता है, कहा जोड़ियां जो है वो माँ बाप बनाते हैं, और कभी कभी माँ बाप जो है वो बहुत पहले ही क्या बना देते हैं, और उसमें जो है वो एक इतना और एक इतना, एक कुछ कह रहा है, दूसरा बोला हाँ गुड़िया, हाँ देना मुझे गुड़िया, एक गुड़िया दिला देना। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप जो है वो अपने ही घर में, ज्यादा नहीं, सिर्फ दादी और दादा वाले ग्रुप में चले जाइए और देखिएगा उनके जो है वो एज का गैप। हाँ, उसके बाद आप अपने मम्मी पापा के एज में देखिएगा, वहां भी आपको गैप दिखेगा, लेकिन वो गैप धीरे धीरे कम होता गया है। और उसके बाद आपके भैया और भाभी जो होंगे, वहां पे उल्टा भी हो सकता है, भाभी भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि तो डिपेंड करता है किसने किसको पकड़ा है, किसने किसको जो है वो ये किया है। तो यहां पे जो है मामला अलग हो सकता है, लेकिन इन जनरल केस गैप पहले क्या रहता था, और एक्ट कब का है वो आप ध्यान दे करके चलिए, जिस समय का बना हुआ उस चीज को ध्यान में रख करके इन्होंने कहा है कि अगर रामदुलारी बहुत छोटी है तो उस केस में भाई उसको क्या बोला गया कि आप कंट्रीब्यूशन जारी रखिए 1 पॉइंट, और आपका मेडिकल बेनिफिट क्या रहेगा, जारी रहेगा। मुझे बताइए ये फैसिलिटेट जो किया गया ठीक किया गया या खराब किया गया? भाई सोसाइटी को धीरे धीरे एजुकेट करके बदलिए, लेकिन जो लोग इसके विक्टिमाइज हो गए हैं उनको और विक्टिमाइज कीजिएगा।
ठीक है, ये लेसन जरूर जाना चाहिए कि नहीं ये गैप इतना नहीं सही है, ये एक अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन अभी जिनके साथ हो गया उनको थोड़ा सा लेकर के भी तो चलें। तब तो वही हाल हो गया कि जिसने कहीं भी किसी तरह से जो है वो विक्टिम हुए किसी चीज के, उनको और पहले टॉर्चर करो। इसीलिए उन्होंने ये फैसिलिटी दी है कि रामदीन रिटायर्ड, राम दुलारी इज एबल टू पे व्हाट कंट्रीब्यूशन, तो सी इज स्टिल लायबल टू गेट द मेडिकल बेनिफिट, उसको मिल सकता है। क्लियर है? लॉजिक मैंने बता दिया कि एज गैप पहले बहुत ज्यादा होता था, इसीलिए ऐसा किया गया। आने वाले समय में खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? क्या लगा हुआ है? गवर्नमेंट इस लाइन को क्या कर देगी? खत्म कर देगी। सिकनेस बेनिफिट, अभी आपने क्या देखा था? तो मेडिकल बेनिफिट देख ली, ईएसआई हॉस्पिटल में ओपीडी ले लीजिए, एडमिट हो जाइए, या उसके तहत जो डॉक्टर पैनल में बने हुए उन डॉक्टर को क्या की लीजिए, घर पे बुला लीजिए। तीनों तरह से ले ली सेवा। अब कह रहे हैं सिकनेस बेनिफिट, अब इसमें आपको जो कैश मिल रहा है वो देखिए, कैश मिला कितना परसेंट? 75% ऑफ। अब आपने देखा हर जगह वेज क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसी वेज के बेसिस पे 1.75% गया है, लेकिन अब देखिए 1.75% दिया है, ध्यान से सुनिएगा, और लौट के कितना मिल रहा है? तकरीबन 60 टाइम्स से ज्यादा नहीं हो गया? इतना ज्यादा आपको लौट कर इज पेबल टू द इंश्योर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिकनेस, लेकिन कितने दिन तक? 91। हम ये मान करके चलते हैं कि सिकनेस 91 डेज में क्या हो जाएगा। अब उससे ज्यादा दिन में अगर होगा तो फिर रामदीन अगर कोई काम ही नहीं कर पाएगा तो कोई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा? आप सोच करके देखिए, गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी। अब देखिए प्राइवेट वाले ये सब चीज को कभी कंसीडर करेंगे? वो भी 91 डेज तक वो बीमार रहेगा तो उसके बाद तो उसे लेंगे भी नहीं शायद। इसीलिए तो ये एक्ट बनाया गया कि उसके वेजेस का कितना पैसा उसको मिलता रहेगा, 70% जो है वो क्या मिलता रहेगा, मिलता है। और भी देखिएगा आगे कि सीकनेस जिस दौरान है उस दौरान उसको नौकरी से भी नहीं निकाल सकते, सबसे पहले तो वो बचाना है, वरना जो इधर तो पैसा देंगे और इधर बोलेंगे 91 डेज के बाद जब आएगा तो बोलेगा हम आपको पहचानते नहीं। और इस बीच में कोई ऐसा सदमा नहीं देगा कि हम आपका वेजेज क्या कर रहे हैं, कम करें, क्योंकि वेजेज कम करेगा तो उसका 70% भी कम हो जाएगा या नहीं? बोला उस बीच में कोई वेजेज वगैरह कम नहीं होगा। तो देखिए यहां पे कितने दिनों तक, 91 डेज, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर सीकनेस बेनिफिट। समझ रहे हैं? क्वालिफाई फॉर सीकनेस बेनिफिट का मतलब आप सीकनेस बेनिफिट लेने के हकदार बने, इसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा? वर्कर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट कम से कम कितना दिन, कितने पीरियड में? मुझे एक चीज बताइए, कोई वर्कर जब स्वस्थ रहे तो 6 महीने में 78 डेज का मतलब आप समझे, 3 महीने भी नहीं हुए, एक महीने में मोटा मोटी 30 डेज, तो 30, 30, 60 और 18, 2.5 महीने। जरा सोचिए 6 महीने में कोई 2.5 महीने भी ना आए और उसके बाद जब वो बीमार पड़े तो वो बोले 91 डेज का 70% मुझे बेनिफिट दो। तो जरा सोचिए, एम्प्लॉयर अपना दुकान बंद नहीं कर लेगा? एम्प्लॉयर की तरफ भी तो सोचिएगा, वरना कोई धंधा करेगा ही नहीं तो फिर कोई जाकर के एम्प्लॉयड कैसे होगा? तो बोला भाई जरूर देंगे अगर आपने पिछले 6 महीने में कम से कम कितने दिन काम किए हों। यही कुछ प्रोविजन आपको बतलाएंगे, मैटरनिटी बेनिफिट में आएगा आपके एक्ट में भी। यहां पे तो सिर्फ बेनिफिट है, वहां पे पूरा का पूरा एक एक्ट है आपका इसी में आगे, जिसमें बताया गया है कि मिलेगा वो बेनिफिट, लेकिन कम से कम इतने दिन तक तो उससे पहले आप वहां काम किए हो। नहीं तो बिल्कुल आप डी डे में वहां पे पहुंचे और बोले मुझे मैटरनिटी बेनिफिट देना शुरू कर, तो सोचिए जरा एम्प्लॉयर की क्या हाल होगी। 26 वीक तक जो है वो बिना काम किए पूरे पैसे देने हैं और एक्स्ट्रा भी देना है। तो इन्हीं चीजों के लिए कितना दिन रखा गया, 78 डेज। मुझे लगता है क्वाइट रीजनेबल। अब देखिए, द सिकनेस हैज टू बी सर्टिफाइड बाय, अब कोई जूम कर रहा है, आप भी तो बोलते हैं सर बीमार थे, नहीं बोल देते हैं। और खास करके जब मैं पहले टेस्ट वगैरह, इसीलिए मैंने सब बंद किया, पता चला मैं तो अच्छा कर रहा हूं और आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ना क्लास ही चल पा रहा है और ना पता चल रहा है। जैसे ही मैं शूट करता था कि पहले 20 मिनट क्या होगा, आधे घंटे टेस्ट होंगे, धर 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 मैसेज आता, सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम दिस। तब मुझे फिर से भेजना पड़ता था कि जो बीमारी है लिख के दो, बीमारी का नाम क्या है और मैं घर फोन करूंगा। कहने का मतलब यह है कि हम झूठा बहाना भी बना सकते हैं। ऐसे रामदीन भी कर सकता है कि चलो भाई आराम से घर बैठे रहेंगे या कहीं और काम करते रहेंगे और 70% तो मिल रहा है, या राम दुलारी के साथ मस्त घूमने गए हुए हैं और क्या बोल रहे हैं। अब सोचिए जरा, घूमने के लिए गए हैं 90 दिन तक, हम लोग 9 दिन आज तक ना घूमे हो अपने राम दुलारी के साथ, और ये कितने दिन घूमने जा रहा है, और वो भी 11-12 साल में, हर साल में एक दिन भी नहीं निकला है। और ये जो है वो कितने दिन घूमने जाएगा,
1 डेज, टोटल में सिर्फ 3 दिन घूमने गया हुआ, इसीलिए लिखा हुआ है कि टोटल। और ये कितने दिन जाएगा? तो बोला गया इना चोलवे, आपको जो है वो किससे दिखलाना पड़ेगा और किसी और से नहीं, पैसे दे करके कि क्या बना दो। खूब बनता है, आपने कॉलेज के लिए दुनिया भर का बनाया हुआ है, नहीं अगर पूरा नहीं होता है अटेंडेंस तो नहीं बनाते हैं। ये बीमार, अच्छा यही करते हैं, इसीलिए तो लॉ बना हुआ है कि कौन चेक करेगा? ईएसआई रजिस्टर्ड डॉक्टर। नो एम्प्लॉयर शैल, देखिए सबसे मजेदार बात सबसे नीचे, नो एम्प्लॉयर शैल व्हाट? डिसमिस, डिस्चार्ज, और अच्छी बात रिड्यूस और अदरवाइज पनिश एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन ही इज इन रिसीट ऑफ। एकदम दमाद वाला ट्रीटमेंट कर दिया। एक तो 91 डेज तक 70% दे भी रहे, और उस दौरान क्या नहीं होगा, ना टर्मिनेट करेंगे, ना डिसमिस करेंगे, ना जो काम कर रहा था उससे डिस्चार्ज करेंगे, और ना ही लो ग्रेड करेंगे, ना प्रमोशन वगैरह से डिमोशन करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ना ही उस बीच में क्या करेंगे, वेजेस कम करेंगे तो 70% उसका क्या हो जाएगा, नहीं कम हो जाएगा। 10,000 है और 70% मिल रहा है तो 7,000 मिल रहा है, सैलरी भी उस बीच में 7,000 नहीं करेंगे, वरना 4900 मिलने लगेगा। ये कौन सा बेनिफिट, कौन सा बेनिफिट दे दिया आपने रामदीन को? मेडिकल के तीनों एस्पेक्ट देख लिए, ठीक है, उनको भी मिलेगा, उनके घर वालों को भी। सिकनेस बेनिफिट आपने देख लिया है, मिलेगा सिकनेस बेनिफिट इनको कितने दिन तक, कंडीशन कितने दिन, ये 6 महीने कब, मेरे बर्थडे से आपके बर्थडे से, जिस दिन सिकनेस बेनिफिट क्लेम करने गए हैं उससे 6 महीने पहले में कितना काम किया होना चाहिए, कम से कम 78 डेज। क्लियर है ये बात? अब कह रहे एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट मिलेगा। एक्सटेंडेड मतलब कि पैसा ज्यादा चाहिए, आपको भी कितना % दे रहे हैं, लेकिन हम तो बहुत बीमार हैं, कैंसर हो गया, लॉ बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये जो लिखा हुआ आपका मैलिग्नेंट एंड लॉन्ग टर्म डिजीज, मैलिग्नेंट के डिजीज में आता है कैंसर या कोई भी ऐसा चीज जो किसी सेल के बढ़ने से आता है, जिसमें कैंसर भी है। कह अगर ऐसा कोई बीमारी है तो देख लीजिए, एक तो पहले समय कब तक है, 91 को कहां तक बढ़ाया, ये देखिए 2 साल तक, और देखिए 70% की जगह कितना। अब मुझे बताइए, इतने सारे कानून बने हुए वर्कर के लिए, तभी ना आपको पढ़ाऊंगा जब ट्रेड यूनियन, तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा एम्प्लॉयर के लिए कि जान मार दिया एम्प्लॉयर का। तभी बोलते हैं कि आप जो देखते हैं कि हाँ बिल्कुल बेचारे के जो है वो बिल्कुल जो है वो पूरे तरीके से जो है वो तबाह है। और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री हैं जो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, बंद, क्योंकि आपने जो इतने सारे जो है वो प्रोटेक्शन किसको दे दिया, रामदीन को, कि रामदीन जो है वो चौधरी बन गया। तो कितने दिन तक, 2 साल। और ट्रेड यूनियन जब से बना, ट्रेड यूनियन तो और इन्हीं चीजों को क्या करते हैं, रामदीन अकेला नहीं इन्फोर्स कर पाएगा इन चीजों को, लेकिन ट्रेड यूनियन आएगा, वो भी आप लोगों को पढ़ना है। जितने तरह का बात है वो सब आप लोगों को पढ़ना ही है। तो 2 साल कितना अमाउंट, वहां पे नॉर्मल सिकनेस के केस में कितना, लेकिन फिर ये शो करना पड़ेगा कि नहीं, मैलिग्नेंट, और ये कागज दिखलाइए, शो कीजिए और कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक्सटेंडेड तो देख लिया, एक दूसरा बेनिफिट है वो है इनहांस सिकनेस बेनिफिट इक्वल टू फुल वेज। अभी तक 80 दे रहे थे और 70, नॉर्मल केस में 70 91 डेज तक, और मैलिग्नेंट डिजीज या लॉन्ग टर्म डिजीज हुए तो 2 साल तक कितना। अब जितना सैलरी है सब दे रहे हैं, पूरा का पूरा पैसा दे रहे हैं, और वो दे रहे हैं बेसिकली मेल के केस में 7 दिनों तक और फीमेल के केस में कितने दिनों तक। अगर कोई भी ये ऐसा जो है, ये है फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन, अगर रामदीन ने किया तो वैसे केस में कितने दिन तक, 7। ये बेसिकली इनकरेज करने के लिए। ये एक्ट किस ईयर में आया है, 19, जरा याद कीजिए, उस समय से लेके अभी तक इतना कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो, तब तो 135 करोड़ हो गए हैं। और उसी चीज को इनकरेज करने के लिए आज भी अगर कहीं कोई फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कराते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि इतने पैसे मिलेंगे मेल को, इतने पैसे मिलेंगे फीमेल को, ताकि लोग इनकरेज हो और पॉपुलेशन कम हो। यहां पे इसलिए उन्होंने बोला कि इस केस में एक भी पैसे हम आपके डिडक्ट, आपको हम 7 दिन तक मेल के केस में, और फीमेल के केस में कितने दिनों तक देंगे, 14 डेज तक देंगे। और यही कहलाता है आपका स्टेरिलाइजेशन।
यानी कि ये नाम है, ध्यान रखिएगा। जैसे करके आप चाहे तो यहां फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कुछ लिख लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। तो देखिए 3 तरह का आपने देखा बेनिफिट। कौन कौन सा सिकनेस बेनिफिट? एक तो नॉर्मल में कितना दिन, 91 डेज, कितना पैसा? कंडीशन ठीक है। एक्सटेंडेड के केस में कितने साल? कौन सी बीमारी? मैलिग्नेंट और एनी लॉन्ग टर्म डिजीज, ठीक है, कितना अमाउंट? और इसके अलावा फुल जो है वो एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट में कितना? 4 स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, और मेल के लिए और फीमेल के लिए। क्लियर है? ये सब एमसीक्यू का बहुत पसंद वाला क्वेश्चन, और इस पे जो है वो सीधे आपसे डिस्क्रिप्टिव भी पूछ सकता है। ये था एक्सटेंडेड बेनिफिट। अब इसके बाद आपका आता है कौन सा? ध्यान रखिएगा, मैटरनिटी बेनिफिट इस एक्ट के जरिए भी मिल रहा है और आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के जरिए भी। लेकिन जब आपको ईएसआई एक्ट पढ़ाऊंगा, ये जब आपको मैटरनिटी बेनिफिट पढ़ाऊंगा तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा कि अगर ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल है तो ये वर्क नहीं करेगा, और वो वर्क करेगा तो ये वर्क। अरे भाई, किसी एक ही एक्ट के जरिए ना आप बेनिफिट लेंगे या इंप्लॉयर की जान लेंगे। तो यहां पे मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब हुआ कि मदरहुड के डेकोरम को प्रिवेंट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पे इन्होंने बोला है कि एक खास पीरियड तक आप नहीं ऑफिस आएंगे तो भी आपको जो है वो सैलरी क्या होती रहेगी, और वो भी पूरे का पूरा। तो मैटरनिटी बेनिफिट क्या है, डिपेंडेंस बेनिफिट क्या है, और अगर ये सब चीजें इनको नहीं दी गई तो उसके लिए कैसे इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोर्ट बनाया गया, और उस कोर्ट में आप कैसे जा सकते हैं, और किस किस केस में कितना कितना फाइन पेनल्टी इंपोज किया जा सकता है। इन चीजों का जवाब मिलेगा आपको हमारे। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल आज की सेटिंग अप की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।